नमस्कार फ्रेंड्स, कहानी आपकी जुबानी में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हमारे बीच ये ऐसी शख्सियतें काम को बहुत सीरियस करते हैं, उसके साथ साथ लाइफ को एंजॉय के साथ जीते हैं। तो ऐसी शख्सियत का हम स्वागत करते हैं। सर, आपका हमारे पॉडकास्ट में स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्कार, राधे राधे। श्री राधे सर। तो मेरा सर हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर क्वेश्चन है। अक्सर कस्टमरों की शिकायत रहती है कि जैसे हेल्थ इंश्योरेंस हमने ले लिया, अब होता है क्या, बहुत सारे लोगों का एक अच्छा एक्सपीरियंस रहता है कि उनको क्लेम मिल गया, लेकिन 100 में से 2-4 कस्टमर ऐसे भी रहते हैं जहाँ पे उनको क्लेम नहीं मिल पाता है। अब गलती हो सकता है उनकी भी हो, या एडवाइजर ने कुछ ऐसा उनको उस समय पे सजेस्ट नहीं किया या नहीं बताया या नहीं पूछा, तो वो कंप्लेंट कहाँ करें। अब जैसे उनका एडवाइजर भी काम छोड़ दिया उन्होंने, तो उनके लिए फिर आप क्या सजेस्ट करेंगे? वो बेचारे बड़े परेशान से रहते हैं, तो उनके लिए सर कोई सॉल्यूशन? दीपक जी, मैं बताना चाहूँगा क्लेम के लिए। देखो, क्लेम रिजेक्ट होने के भी दो कारण, जैसे आपने बोला, कारण जी होते हैं। जी जी जब कोई व्यक्ति पॉलिसी कराता है जी, तब वो अपनी बीमारी के बारे में बताता नहीं है। एजेंट ठीक है। पूछता नहीं है, कई बार जो जी है ना, उसको लगता है मेरी पॉलिसी हो जाए, ओके। है ना। एजेंट पूछता नहीं है जी जी और सामने वाला व्यक्ति खुद से भी नहीं बताता है। जी जैसे मैं अगर किसी की पॉलिसी करने जाता हूँ, मैं पूछता हूँ, सर आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ओके शुगर तो नहीं है आपको, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम तो नहीं है, ओके कभी कोई ऑपरेशन हुआ है आपका, जी कभी बीमार रहे हैं लंबे समय के लिए। ओके तो सामने वाला क्या होता है, मने बोल रहा है नहीं, जी, और मैं मने, जब मने बोला है तो मैंने कोई भी नोट नहीं किया, पॉलिसी नोट करी, प्रोसेस कर दी। अब वो मान के चलिए, फर्ज करिए वो व्यक्ति बीमार हो जाता है, ओके। और जब बीमार हो जाता है व्यक्ति ना, तो डॉक्टर के सामने जब जाता है तो उसको सबसे पहले प्यारा होता है अपना जीवन, बच्चे कैसे, बस मैं सही हो जाऊं। जी, कोई कहे हेल्थ इंश्योरेंस हुआ है, बोले हेल्थ इंश्योरेंस को उठा के रखो साइड में, पहले मैं सही हो जाऊं। पहले भी सही हेल्थ इंश्योरेंस सेकंड होता है, फर्स्ट प्रायोरिटी लाइफ, मैं सही हो जाऊं। जाने तो जहान है सर, जान है तो जहान है। तो उस कंडीशन में वो डॉक्टर के सामने रट्टू तोते की तरह जी, सब कुछ बोलता है। ओके। डॉक्टर पूछता है क्या प्रॉब्लम है, तो वो डॉक्टर भगवान तो है नहीं, बिल्कुल, है ना। हमसे हमारा एक्सरा कर ले, हमारे सामने बैठ जाए कि हमें क्या प्रॉब्लम, अपना भी देख ले, हम भी बताते हैं जी क्या प्रॉब्लम है। बिल्कुल, डॉक्टर का पहला क्वेश्चन क्या प्रॉब्लम है, बिल्कुल, और कब से है, बिल्कुल, पहले भी कभी हुई है, तो हम ही बताते हैं, है ना। बिल्कुल। डॉक्टर पूछता है सिगरेट पीते हैं, हाँ जी पीता हूँ। शराब पीते हैं जी, हाँ भी पीता हूँ। और जब पॉलिसी कराते समय सिगरेट पीता हूँ ना, शराब पीता हूँ ना, है ना, ये कारण। ये बिल्कुल सही। दूसरा, एक बार डॉक्टर साहब मेरे को 5 साल पहले और एक बार प्रॉब्लम हुई थी इस चीज की। मैं क्या रहा था, यहाँ पर ऑपरेशन हुआ था। तो जब डॉक्टर हमसे पूछ रहा है, डॉक्टर जब मरीज से पूछ रहा है, तो सारी चीज अपनी पेपर में नोट करता है डॉक्टर, बिल्कुल, और उनको ध्यान में रखते हुए वर्तमान ट्रीटमेंट चालू करता है, दिया जाता है, बिल्कुल। तो जब अब उसको व्यक्ति को तो पता नहीं डॉक्टर ने क्या लिखा है, बिल्कुल, और जब क्लेम के लिए पेपर जाते हैं तो डॉक्टर का जो फर्स्ट प्रेस्क्रिप्शन है जिसमें लिखा जाता है वो भी जाता है। जी जी। तो कंपनी देखती है पॉलिसी तुम्हें लिए हुए 1.5 साल हुआ है, ये 2 साल हुए हैं, बिल्कुल, तुमने उसमें बताया शराब भी नहीं पीते, सिगरेट भी नहीं पीते थे, तंबाकू भी नहीं खाते थे, कभी कभी एडमिट भी नहीं हुए, और यहाँ पर डॉक्टर ने लिखा है, डॉक्टर ने तो आपके कथन अनुसार लिखा है, ऑब्वियस है। डॉक्टर ने जब लिखा है वो सारे पेपर गए, तो उसके बिहाफ पे कंपनी क्या करती है, क्लेम को रिजेक्ट कर देती है कि आपने अपनी पास्ट हिस्ट्री को छुपाया। पहला कारण जी, ये वाला क्लेम रिजेक्ट होता है। दूसरा कारण जी, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंतर्गत, तो सर आपका इसमें, सॉरी इंटरवीन कर रहा हूँ, आपका ये कहना है कस्टमर्स के लिए जो भी सुन रहे हैं हमारे, आप अपनी पॉलिसी देते समय आप अपनी एजेंट, कहते हैं ना, दाई से पेट नहीं छुपता है, नहीं छुपाना चाहिए। जी जी, पुराने बुजुर्ग कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे मैं कहता हूँ आपका जो एडवाइजर अगर सही है जी, है ना, तो उसको सारी चीज बताओ, और जो खुद भी बोलो कि आप मेंशन कर रहे हैं नहीं कर रहे हो, क्योंकि कई बार क्या होता है हमारे प्रोफेशन में ना, बहुत सारे लोग, भाई हमारे ऐसे भी, मैं हर एक के नहीं कहूंगा, सब व्यक्ति ऐसे, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उनको लगता है कि ये पॉलिसी हो जाएगी तो मेरे भी 2 पैसे बन जाएंगे, 2 पैसे, तो इसलिए वो बीमारियों को बता भी रहा है तो भी छुपा लेते हैं। ऐसा इसमें एक सजेशन और भी हो सकता है, जैसे आजकल जो भी हेल्थ इंश्योरेंस ले रहा है पढ़ा लिखा तो है ही, 99.9% लोग पढ़े लिखे हैं जो हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं, तो जब प्रपोजल उनके सामने भी आता है तो वो भी मतलब ब्लाइंड फेथ कर लेते हैं, उसको पढ़ते नहीं, तो पढ़ना भी चाहिए। आई थिंक पढ़ना चाहिए प्रपोजल को भी। दीपक जी इसलिए भी नहीं पढ़ पाते हैं, देखिए है क्या है, जो भी प्रपोजल फॉर्म आते हैं आपके मेल पे आएंगे और सारा इंग्लिश लैंग्वेज में आते हैं जी, और ईमानदारी बात है कि हम जैसे अलीगढ़ में रह रहे हैं, अलीगढ़ के अंदर देखें इंग्लिश लैंग्वेज कितने लोग जानते हैं, तो पढ़े लिखे कितने और इंग्लिश लैंग्वेज कितने जानते हैं। तो एक, जैसे मैंने बताया कि मेरा कस्टमर बेस मेरे से 2-4%, 2-4 लोग भी टूट जाते हैं, तो मुझे लगता है क्यों टूटे, आज तक नहीं टूटे, क्योंकि मैं उनको सब कुछ बोलता हूँ कि ये चीज़ है, ये पहले से बता कर चलता हूँ, उनके साथ खड़ा भी रहता हूँ, इसलिए मेरा व्यक्ति नहीं टूटा। और वही मेरा आगे क्या है, मार्केटिंग के माध्यम, आपको मीटिंग मार्केटिंग होती है, वही कहते हैं पॉलिसी लेने वाले नंबर पकड़ो, जॉनी भैया का, उनसे बात करो, तो परेशान होने जो होती है सब कुछ वो मैनेज कर लेंगे। तो मैं पॉइंट पे दोबारा आता हूँ कि वहाँ जो क्लेम जो होता है, एक बार क्या होता है कि जैसे पहली बार आप जो कोई व्यक्ति हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है तो उसमें 3 तरीके के वेटिंग पीरियड होते हैं। पहला वेटिंग पीरियड होता है 30 डेज का, जिस दिन हमने पॉलिसी ली है अगले 30 दिन तक
नेचुरल बीमारी की वजह से अगर वो एडमिट होता है तो क्लेम नहीं देगी कंपनी, ओके, है ना। पहला वेटिंग पीरियड होगा। पहला वेटिंग पीरियड। उसका भी कारण क्या होता है, आज किसी को डेंगू हो गया है जी और पॉलिसी तो इशू हो जाएगी 2 दिन में ही, बिल्कुल 4 दिन बाद हो जाए हॉस्पिटल में एडमिट, तो जी। कंपनी मान के चलती पॉलिसी लेते समय भी बीमार होगा ये, ऑब्वियस और 30 दिन तक अपनी बीमारी को होल्ड नहीं करेगा, है ना। बिल्कुल तो इसीलिए 30 दिन का वेटिंग पीरियड होता है। ओके दूसरा वेटिंग पीरियड होता है 2 साल का। ओके उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक डिसीज। ओके, इसका रीजन क्या है? उसमें क्या है, ऐसी बीमारी आती है जो वेट एंड वॉच कर लेती है उसको। उदाहरण के लिए जी किसी को आंख से संबंधित मोतियाबिंद की प्रॉब्लम है, ठीक है डॉक्टर को दिखाने गया जी मोतियाबिंद बन रहा है, डॉक्टर ने कहा इलाज कर दूं, ऑपरेशन करा ले, जी बोले करा लूंगा डॉक्टर साहब अभी तो चल रहा है, करा लूंगा, और 2-3 साल काट देता है। जी इसी तरीके से किसी को पथरी की प्रॉब्लम हुई, पेट में दर्द हुआ, जी जी डॉक्टर के पास गया, अल्ट्रासाउंड किया, उन्होंने कहा पथरी बनी हुई, पहले तो इंजेक्शन लगाएगा उसकी, बिल्कुल है ना, दर्द शांत करेगा, फिर वो अल्ट्रासाउंड किया, बोला पथरी बनी हुई है, ऑपरेशन कर दें, जी बोला डॉक्टर साहब करा लूंगा, अभी घर में शादी है, जी फिर टूर पे जाना है, अभी काम है, डेली तो उठता नहीं है। तो ऐसी किसी की गांठ हो गई, जी है ना, ऐसे किसी को क्या हुआ, नी रिप्लेसमेंट होने हैं। ओके तो ये ऐसी बीमारियां, 12 तरह की बीमारियां होती है, ऐसी बीमारियां हैं जिनको वेट एंड वॉच कर लेते हैं, थोड़ा होल्ड किया जा सकता है, होल्ड किया जा सकता है, Immediate करा लेंगे। तो ऐसी बीमारियों का खर्चा कंपनी 2 साल पॉलिसी पूरी चलने के बाद तो कवर करती है। ओके अब होता क्या है कि किसी को पता है नहीं, जानकारी करना नहीं चाहते, जी 1 साल बाद ही चले गए मेरे घुटने बदलने हैं, ओके मेरा मोतियाबिंद का ऑपरेशन होना है, तो लिखा है वेटिंग पीरियड 2 साल का, तो उसको क्लेम रिजेक्ट होगा, ऑब्वियस देखिए वो वाला क्लेम रिजेक्ट होता है। ओके मैं ये बताना चाहूँगा अपने लोगों को, जी भाइयों को, जो 2 साल का वेटिंग पीरियड भी है, अगर पहले से है जी। तो उसको अपने अभिकर्ता भाई को बताओ, वो बताएगा कैसे करना है इसको। कैसे करना है? और अगर 2 साल के अंदर ही इसने आपकी बीमारी ने जन्म लिया है तो फर्स्ट कंसल्टेशन पेपर आप हमेशा संभाल के रखिए। हेल्थ इंश्योरेंस कराने के बाद, अगर किसी हेल्थ इंश्योरेंस कराने के बाद लोगों को समझाना चाहूँगा, एक फाइल बना लें, ओके उस फाइल में अपने या परिवार के मेंबर जो भी कवर्ड हैं, उनको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, और जिस तरह ओपीडी में भी ट्रीटमेंट कराने जा रहे हैं, जी जी तो उसके सारे डॉक्यूमेंट्स, प्रिस्क्रिप्शन, डॉक्टर के रिपोर्ट्स, प्रिस्क्रिप्शन रिपोर्ट्स या बिल वगैरह सभी संभाल के रखें। क्योंकि होता ये है कि अभी तो हम सही हो गए जी और 6 महीने बाद प्रॉब्लम हो गई दोबारा, ओके और प्रॉब्लम फिर इतनी बड़ी होगी कि हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, तो डॉक्टर से हमें खुद ही बोलेंगे ना कि 6 महीने पहले भी हुई। बिल्कुल तब जब क्लेम के लिए पेपर जाएंगे जी तो कंपनी पूछती है पहली बार आपको कब पता लगा, वो पेपर भी दिखाइए, मेन प्रॉब्लम रहती है, मेन प्रॉब्लम। तो अब वो पेपर हमारे पास है नहीं, अवेलेबल नहीं है तो फिर फंस जाती आपको फंस जाएगा क्लेम, है। फिर वहाँ क्लेम रिजेक्ट होता है। ये सर सबसे बड़ा तो रीजन है ये नहीं समझना नहीं चाहते हैं लोग, जी भाई इतना कुछ कर लीजिए। अब वो क्या है, एजेंट। जी अच्छा एक और चीज क्या है, जी कंपनी ने क्लेम नहीं दिया किसी व्यक्ति को, जी तो कंपनी तो उनकी निगाह में, मैं देसी भाषा में बता रहा हूँ, जी जी कंपनी चोर हाँ और एजेंट महाचोर। सही एजेंट से को दिलवाएगा, जी जी अब एजेंट की पिताजी की कंपनी थोड़ी है दिलवाएगा, और पिताजी की कंपनी में होती तो कितने लोगों को देता कितने भाई। लोगों को दिलवा देते हैं, बिल्कुल सही बात वो है, कह रहा है प्रोसेस अपनाइए, क्लेम लेना बहुत ईजी है दीपक जी, क्लेम लेना हेल्थ इंश्योरेंस से बहुत ईजी है, बिल्कुल Obviously बस सर, कि हम उनके कंपनी सारी डॉक्यूमेंट बंद हो जाती फुलफिल है। करें, है ना। मैं यहाँ पर आपको एक बात और बता दूं, जी। हालांकि ये मेरी पर्सनल बात है, कहना नहीं चाहिए, पर जी। क्योंकि ये दर्शक इससे समझ सकते हैं होता क्या जी है। जी बिल्कुल सर, वही किसी भी जानना कंपनी चाहते के अंतर्गत ना 3 डिपार्टमेंट होते हैं हेल्थ इंश्योरेंस के ओके। अंतर्गत। एक डिपार्टमेंट होता है सेल्स Sales हो डिपार्टमेंट, गया, ठीक है, दूसरा ऑपरेशन, तीसरा Operation। क्लेम डिपार्टमेंट। ओके तो सेल्स डिपार्टमेंट में जो सेल्स टीम होती है, जी उनको बोला जाता है, अब ये मंथ चल रहा है जैसे नवंबर, जी जी तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 क्वार्टर में आपको 10 लाख रुपए का प्रीमियम उठा के लाना है, जी, और 10 लाख का प्रीमियम उठाएंगे तो हम आपको शाबाशी देंगे, शाबाशी देने के लिए आपको सिंगापुर ले जाएंगे, सिंगापुर भेजेंगे, है ना? ट्रिप कराएंगे ट्रिप विदेश, कराएंगे। सही बात है, अब वो प्रीमियम उठा के ला रहा है, ऑब्वियस है, तो कुछ ना कुछ कमी भी रह जाती है, तो सेल्स टीम कहती है कोई बात नहीं, कमी है, उसको देख लेंगे बाद में देखेंगे जब आएगी चीजें, देख ला के ही जी देखें। जी ऑपरेशन डिपार्टमेंट आता है दूसरा, ऑपरेशन डिपार्टमेंट कहता है ये इसमें कमी रह गई है, जी तो सेल्स और ऑपरेशन डिपार्टमेंट आपस में थोड़ा सा कई बार टाई अप बना लेते हैं, अभी तो पॉलिसी डाल यार जी, जी, 3 महीने में होनी है, बाद में देख कहीं लेंगे, ना कहीं पास रहता है तो हाँ, एक थोड़ा सा फोर्स में आ जाता है, चलो कर लेंगे, देख लेंगे बाद में, तो जी कहने का मतलब सेल्स डिपार्टमेंट को शाबाशी मिलती है, अप्रिशिएशन मिलता है, इंसेंटिव्स मिलता है, या प्रोत्साहन जो भी कैसा मिलता है इस बात के लिए कितना बिजनेस किया। जी आप तो अभी करता है, आपकी टीम है, उनकी टीम है, सेल्स मैनेजर, इनको सभी को मिलता है, तो जी। कंपनी उसको प्रोत्साहित करती है। मैनेजर साहब थे, उनके साथ 4 लोगों की मार्केटिंग टीम थी, उनके साथ हर एक के अंदर 40-40 एजेंट थे, उन्होंने इतना बिजनेस किया बिजनेस एजेंटों ने, पर सेल्स मैनेजर भी लगा रहा, उनके साथ मैनेजर भी लगा रहे, बिल्कुल, तो उनको एक होता है सेल्स डिपार्टमेंट, उनको प्रोत्साहित कर रहा है। जी जी दूसरा मैंने बताया ऑपरेशन डिपार्टमेंट। अब तीसरा डिपार्टमेंट आता है क्लेम डिपार्टमेंट।
तो कंपनी जो होती है, कंपनी के मतलब कंपनी हेड होते हैं जी उनका क्लेम डिपार्टमेंट जो क्लेम देखते हैं डॉक्टर लोगों, जी उनको ये रहता है आदेश जो है, जैसे उन्होंने कहा था ज्यादा से ज्यादा बिजनेस लेके आओ शाबाशी मिलेगी, तो उनसे कहा ज्यादा से ज्यादा क्लेम को रिजेक्ट देखो अगर रिजेक्ट किया जा कैसे सके, किया जा सकता है, कहाँ लूप पॉइंट है। कहाँ लूट पर कहाँ है देखिए, बिल्कुल किसी की पॉलिसी बोलिए कमी निकालने की कोशिश करिए, ठीक है ना। अब उनको कहिए अगर साल में किसी व्यक्ति ने अगर 10 करोड़ के क्लेम अगर रिजेक्ट कराए जी। तो उनको कही शाबाशी आप अमेरिका चले जाओ घूमने के लिए फैमिली के साथ, बिल्कुल आपको सही शाबाशी बात। मिलेगी। बिल्कुल तो वो क्लेम वो ढूंढते हैं पॉइंट कि क्लेम को कैसे रिजेक्ट किया जा सके, पर जब आपका सारा पेपर डॉक्यूमेंटेशन अपडेट है, मजबूत है, एज ए कस्टमर और मुझे लूप पॉइंट नहीं देना। हाँ आपको पहले से कोई बीमारी नहीं है, जी तो कंपनी देखती है एक बार उन्होंने रिजेक्ट कर दिया फिर भी सामने वाला फाइट कर रहा जी है ना, फिर उन्होंने एक पॉइंटर निकाला फिर भी फाइट कर रहा है, जी। तो कहते हैं भाई इसको निकालो, इसको क्लेम निकालो। दो, क्लेम दो, नहीं तो ले जाएगा ऊपर ले कोर्ट तक जाएगा। डिसीजन, जी जी है ना। तो मैं ये नहीं कह रहा हर केस में निकालते हैं, जी जनरल कंपनियां क्या करती हैं, कंपनी में होता ही यही है, जी बड़ा क्लेम आता है सोचते हैं देखो। जी हाँ एक बात और कहना चाहूंगा इस चीज में, जी हमारी गवर्नमेंट की संस्था है IRDA, जी जी उसकी तरफ से एक नेम है मोराटोरियम पीरियड। अगर किसी व्यक्ति की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ओके 5 साल चल चुकी है, जी जी आई थिंक ये पहले 8 साल था, पहले 8 साल था, अब उसको घटा के 5 साल रिड्यूस पीरियड कर कर दिया है, ओके और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी 5 साल चल चुकी है, जी यानी 6 साल स्टार्ट हो गई, ओके फिर कंपनी किसी भी पॉइंट पर उसके क्लेम को रिजेक्ट Reject नहीं नहीं कर सकती। 6 साल का रिन्यूअल चले आना 6 साल का रिन्यूअल मतलब 6 साल रिन्यूअल जाने के बाद स्टार्ट होगी, जी जी फिर कंपनी कभी भी किसी भी पॉइंट पर ये कह करके आपकी क्लेम को रिजेक्ट नहीं कर सकती कि ये आपने बताया नहीं, छुपाया नहीं, जी क्योंकि गवर्नमेंट कहती है 5 साल तक आपके यहाँ रहा है, आपने तहकीकात आपको करना चाहिए। ऑब्वियस है सर, आप 5 साल कर क्या रहे थे। हालांकि हमारी गवर्नमेंट जब से मोदी गवर्नमेंट बैठी है जी जी बहुत सारे चेंजेस जी, आए हैं, जी। हेल्थ में, लाइफ इंश्योरेंस में भी, म्यूचुअल फंड में बहुत नए रूल्स रेगुलेशन आया, नहीं पहले तो ऐसे ही चल रहा था। बिल्कुल अभी ऐसे टर्म इंश्योरेंस के लिए भी किसी व्यक्ति की डेथ हो गई 1 साल बाद, जी आज 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस ले रहा है, तो कंपनी कहती है, गवर्नमेंट कहती है मेडिकल करा लो पहले, बिल्कुल मेडिकल सेटिस्फाई, मेडिकल तो होनी होना है, अब मेडिकल के बाद पॉलिसी दे, फिर आप ये कह करके नहीं टाल सकते बीमारी पहले से थी, आपने मेडिकल क्या कराया आपने। बिल्कुल। एक क्वेश्चन सर ये भी आता है, जैसे अभी आपने बिल्कुल सही चीज़ें बता दी कि भाई आप ये सारी चीज़ें रखोगे तो फिर आपका क्लेम रिजेक्ट ही नहीं होगा, इन चीज़ों की वजह से क्लेम रिजेक्ट होता है। कभी कभी क्या कस्टमर की गलती भी नहीं है, फिर भी कम क्लेम रिजेक्ट हो गया, तो उस समय वो कहाँ कंप्लेन करे देखिए और वो क्या प्रोसीजर है। प्रोसीजर ये है कि देखो अपने अभिकर्ता जिसके द्वारा मार्फत से पॉलिसी ली है जी जी उसको संपर्क करें, ठीक है ना, वो आपकी हेल्प कराएगा, क्योंकि जी। प्रोसेस तो उसको पता है। जी जी अगर वो संपर्क में नहीं है, जी। है ना, बाई चांस हो सकता है आउट ऑफ सिटी हो, ऑब्वियस बिल्कुल, या उन्होंने काम बंद कर या दिया। काम बंद कर दिया हो, देखो काम अगर बंद कर दिया तो फिर आपकी जो नेक्स्ट ईयर जब रिन्यूअल होगा तो आपको किसी ना किसी दूसरे एजेंट ओके। के साथ अटैच कर दिया जाएगा। ठीक है ना। तो आप जो भी एजेंट के साथ अटैच किया है तो वहाँ जाकर के आप उससे बात करिए, जी जी और नहीं तो यहाँ ब्रांच ऑफिस होते हैं लोकल में, वहाँ जाइए, ब्रांच मैनेजर से बात करिए। तीसरा कस्टमर केयर है, उनसे बात करिए, जी हेल्प मिलेगी, ऐसा नहीं कि हेल्प नहीं मिलेगी, हेल्प तो मिलेगी। इसके बाद भी अगर कहीं काम ना मिले तो कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है ओके जहाँ अलीगढ़ में नहीं है, बाहर हैं, जी जी जो आपकी हेल्प करती है, और थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन भी थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन वो अपना उनके चार्ज माध्यम लेते हैं, से आपकी थोड़ा हेल्प बहुत चार्ज करेगी जाता होगा। ओके, एक सर ये भी क्वेश्चन आता है, जैसे दिमाग से ऐसे स्लिप हो रहा है मेरे, कोई नहीं। इसी क्लेम को लेके था। हाँ सर, एक सबसे बड़ा क्लेम ये भी आता है सर, बहुत सारे लोग ना ऑनलाइन पॉलिसी ले लेते हैं, कुछ बैंक से पॉलिसी ले लेते हैं, कुछ आपके थ्रू पॉलिसी लेते हैं, तो ये डिफरेंस क्या है इसमें, और कैसे कस्टमर को कहाँ से पॉलिसी लेनी चाहिए। देखिए आज की तारीख में बैंक का अगर देखेंगे ना जी तो बैंक का काम क्या है, बैंकिंग, पैसे को लेना, जी जमा करना, पैसे को लोन के रूप में देना, है ना, ये बैंक का काम है। जी अब बैंक क्या है, म्यूचुअल फंड में भी आ गई है बैंक, जी लाइफ इंश्योरेंस में आ गई है, जी हेल्थ इंश्योरेंस में भी आ गई बिल्कुल। है ना। तो आपने बैंक वाले का काम, उसको सैलरी मिल रही है बैंक की तरफ से, उसको एक बटन और दे दिया गया बैंक के ऊपर से कि भाई आपको हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बेचनी है, बिल्कुल, तो उसको नॉलेज तो है नहीं बैंक हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। ऑब्वियस वो बैंकिंग बस केवल क्या है, बैंक की वजह से आप बैंक के क्लाइंट हैं, कस्टमर हैं, आप बैंक में गए तो आपको समझा करके उन्होंने पॉलिसी भेज दी, और जब कल को क्लेम आएगा तो वो आपकी हेल्प नहीं करेगा, फिर वो क्या कहेगा, ये नंबर ले लो, ये कस्टमर केयर, वहाँ से बात कर, वहाँ चले जाओ। एक बात जी दूसरी बात, इसलिए कहते हैं पॉलिसी हमेशा अभिकर्ता से लेनी चाहिए, मतलब एजेंट से लेना। दूसरी बात आती है कि ऑनलाइन पॉलिसी लेना। अब ऑनलाइन आप किसी की शक्ल तो देख नहीं रही कौन व्यक्ति है, जी जी आपने कस्टमर, जैसे आज की तारीख मार्केट में पॉलिसी बाजार चल रहे हैं, ऐसी कुछ तरह और भी ऑर्गेनाइजेशन है, तो आपने वहाँ के माध्यम से पॉलिसी ले ली। जी जी आज तो वहाँ पे बैठे थे संतोष जी, उन्होंने फोन उठाया, जब क्लेम का नंबर आया तो रजनी मैडम ने उठाया,
15 मिनट बाद बात किया तो रेखा मैडम ने फ़ोन उठाया। आप सभी को अपनी पूरी हिस्ट्री बताओगे पहले, बार हिस्ट्री, कभी हिस्ट्री बताते बताते बात कट गई, फिर दोबारा से किसी को मिलाओ फिर बताओगे, तो वो आपको बोलेंगे जी कोई चिंता ना करिए, क्लेम हो जाएगा, हम अपनी मेल आईडी बताइए, हम आपको क्लेम फॉर्म भेज दे रहे हैं, उसको भर के भेज दिए, डॉक्यूमेंट भेज दिए। अगर इतना ही संज्ञान होता है लोगों को तो बातें कुछ और थी। तो क्लेम फॉर्म में बहुत सारा कुछ भरना होता है। कई बार ऐसी जगह होते हैं जहाँ पे यस या नो लिखा होना था, कहीं पर क्रॉस करना, टिक लगाना है, छोड़ना है, अब उनको पता ही नहीं है। मैंने आज जैसे बताया कि कंपनी को क्या चाहिए, क्लेम रिजेक्ट करने के लिए पॉइंट चाहिए। अब मान के चलिए ऑनलाइन आपने फॉर्म पॉलिसी ले ली, क्लेम फॉर्म अपने आप भरा, आपको मतलब 25 पॉइंट भर रहे हैं, 25 में 5 पॉइंट समझ ही नहीं आपने खाली छोड़ दिए। जैसे पेपर में आते हैं ना 100 क्वेश्चन कर रहे हैं, छोड़ दिए तो फेल हो गए ना, हो गए। बिल्कुल ऐसे क्या 25 में से 5 पॉइंट तो आपने खाली छोड़ दिए, 20 पॉइंट बढ़े हुए हैं, उसमें 6 पॉइंट आपने गलत भर दिए हैं, तो कंपनी को तो मिल गया ना कारण। बिल्कुल क्लेम फॉर्म भी गलत बढ़ा है भाई, क्लेम फॉर्म भी तो गलत बढ़ा है मैंने, बाकी पेपर तो देख ले सही है, पर कंपनी चूंकि पहले देखी क्लेम फॉर्म भी गलत बढ़ा है, क्लेम रिजेक्ट, आगे प्रोसेस ही नहीं कर रही, रिजेक्ट कर दी। ठीक है, मेंटली हरासमेंट भी कहीं ना कहीं आपका हो ही रहा है। इसीलिए मैं कहता हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ जी, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ जी अपने लोकल जी जिसको जानते हो उस अभिकर्ता से लेनी चाहिए, और उसमें भी अभिकर्ता वो होना चाहिए जो प्रोफेशनल हो। ऐसा ना हो मैंने बोला कि तो कहीं जॉब कर रहा है और अपनी पत्नी के नाम से एजेंसी ले ली है उसने, पार्ट टाइमर काम कर रहा है, क्योंकि वो कंपनी के नए जो डेली अमेंडमेंट हो रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं कंपनी के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस, उसको अपडेट नहीं होगा, क्योंकि उसका इनकम का जरिया तो अपना जॉब है ना, उसका फोकस इस पे है ही नहीं। बिल्कुल, अब मैं जैसे प्रोफेशनल हूँ तो मेरा फोकस क्या यहाँ पर है, बिल्कुल है ना, तो मैं तो नए पॉइंट और नए आ रहे हैं मेरे को तो देखने डेली पढ़ने, जैसे एक वकील होता है, बिल्कुल है ना, नए पॉइंट आता है, नई रूल्स है उसमें बढ़ता है। इसी तरीके से हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी हमेशा एजेंट से लें, और एजेंट भी वो भी होना चाहिए जो प्रोफेशनल हो, मेरा कहना उसी से है। कुछ लोग सर 5% या कुछ डिस्काउंट मेरे ख्याल से मिल जाता है ऑनलाइन वगैरह, तो उसके लालच में चले जाते हैं। देखो कंपनी ऑनलाइन जो कार्य कर रही है वो कहेगी, वो उसको जाना नहीं पड़ रहा, हम लोगों को जाएंगे भाई। मैं आपको एक बीच में बताना भूल गया जी, आप जब लोकल अपने जानने वाले अभिकर्ता, जरूर नहीं आपके जानने वाला हो, रेफरेंस से किसी ने बताया, जैसे मेरे बारे में लोग बताते हैं, जब आपसे मिलेंगे तो आप प्रोफेशनल बंदा होना चाहिए, जब आप उसका नंबर अपने मोबाइल में रखेंगे तो आप कभी भी फोन लगाएंगे तो वही बंदा उठाएगा। अब बैंक से आपने पॉलिसी ली, बैंक में अभी तो रमेश चंद जी थे, और रमेश चंद जी ट्रांसफर हो गई, अब सुरेश चंद जी आ गए, तो सुरेश चंद जी मुझे तो पता नहीं रमेश चंद ने क्या पॉलिसी बेची। ऐसे ऑनलाइन वाले में जैसे मैं बताया था, कभी कोई उठाएगा कभी कोई उठाएगा। जब आप प्रोफेशनल व्यक्ति से पॉलिसी लेंगे अपने ही शहर के एरिया के, तो वो उस व्यक्ति को जब भी फोन लगाएंगे वही उठाएगा, और आपको नाम से रिकॉग्नाइज कर, हाँ दीपक जी बताइए, राधे राधे, क्या हाल चाल है, क्या प्रॉब्लम है बताइए, है ना, तो आपको पूरी हेल्प करेगा, ये वाली बात है। अब आपने क्वेश्चन पूछा मुझसे, कुछ लोग उसमें कहते हैं कि ऑनलाइन पॉलिसी लेने में, ऑनलाइन पॉलिसी वाले कहते हैं हम आपको कुछ डिस्काउंट दे देंगे, कार्ड वगैरह पे आपको छूट दे देते हैं, है ना, कुछ छूट दे देते हैं। उसका कारण क्या है कि वो ऑनलाइन अपनी ऑफिस में बैठे हैं, वहीं से कंप्यूटर में बैठे बैठे डेटा ले लिया और फोन कर रहे हैं, वहीं से बैठे पॉलिसी क्रिएट कर रहे हैं, उनको कोई जाना नहीं पड़ रहा, कुछ नहीं करना। तो केवल लालच देने के लिए, सामने वाले को लालच देने के लिए कि 5% आपको हम सब छूट दे देंगे, प्रीमियम तो वही जमा होगा, पर वो क्या करेंगे, पहले प्रीमियम अपने यहाँ जमा करा लेंगे, उसके बाद में कंपनी में पूरा 5% अपनी बात से लगा के जमा कर देंगे, है ना। तो अब पहली साल ही कर दिया, अगली साल से आपका प्रीमियम पूरा ही जाना है, है ना। लालच क्या दे दिया, अब सामने वाला सोचता है 5% की छूट मिल रही है, 30,000 का प्रीमियम जा रहा है, मुझे 1500 में छूट मिल रहा है, और ये नहीं मालूम जब क्लेम आएगा तो पूरा मिलेगा नहीं मिलेगा। मैं आपको दीपक जी एक और बात सुनिश्चित करना चाहता हूँ जी, अगर आप किसी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से पूछ लीजिए कि 100 क्लेम आए हुए हैं ऑनलाइन पॉलिसी जिन्होंने खरीदी थी, और 100 क्लेम आए हैं बैंक के थ्रू, और 100 क्लेम आए हैं किसी एजेंट के थ्रू, प्रोफेशनल के थ्रू, तो देखेंगे आप पाएंगे तीनों में डिफरेंस। जो ऑनलाइन क्लेम आए थे 100, अगर वो रियम्बर्समेंट में गए हुए हैं तो उसमें से लगभग 70% क्लेम रिजेक्ट हो जाते हैं, पता ही नहीं आगे प्रोसेस कैसे करना है। 30% कस्टमर जो समझदार है वही ले पाता है। ऐसे बैंकिंग चैनल का भी सेम ही है, सोचिए 70% कस्टमर परेशान हो रहा है तो परेशान छोड़ो यार, क्या 25,000 के प्रीमियम के लिए परेशान हो, क्या करूंगा, ऑब्वियसली कंपनी को भी बदनामी का सामना करना पड़ रहा है। इसी प्रकार जो है बैंक के थ्रू लिया है तो भी यही रहता है, और किसी प्रोफेशनल एजेंट के थ्रू अगर उसने 100 क्लेम आए हुए और जो रियम्बर्समेंट में हैं, तो मैं ये विश्वास मैं तो ये कह सकता हूँ लगभग 95% क्लेम आपके अप्रूव्ड होंगे, क्लेम फाइनल होंगे। 5% वो जहाँ बाकी कमी थी जी, कमी थी, क्योंकि एजेंट को आगे काम करना है। बिल्कुल, आप अगर मेरे क्लाइंट हैं और आपका क्लेम हो गया और मैंने क्लेम में
मेहनत मतलब आपको सपोर्ट नहीं किया, क्लेम नहीं मिला, तो आप क्या बोले यार क्लेम गलती आपकी है तो बात ठीक है, मैं बोलूंगा जी आपकी गलती इस वजह से नहीं, आप भी मान लो गलती नहीं है तो आप क्या बोले क्लेम नहीं मिला, कंपनी गलत, मैनेजर ना कंपनी चोर, एजेंट वहाँ चोर, तो आप मुझे भी गाली दोगे, बिल्कुल है ना, क्योंकि मेरा मार्केटिंग का जरिया भी आप ही हो, तो मैं आपको पूरी हेल्प करूंगा ताकि जब आपको क्लेम मिल जाए तो आपसे यही निवेदन करूंगा दीपक जी, आपके जानने वाले हो उनको भी बताइए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जरूरी है लेना, और मेरे से लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सही बात है, आप चार ही लेके रेफरेंस आओ, मिलेंगे तो आपका वही सोर्सेज है इनकम का, तो एजेंट हमेशा आपको हेल्प करेगा तो एजेंट इसलिए मैंने बताया ना वो डिस्काउंट क्यों देते हैं, इसीलिए देते हैं कि भाई वो तो अंदर बैठे हुए हैं, उनको भागना दौड़ थोड़ी करना पड़ता है, ना पेट्रोल खर्च, दूसरा उसको ना क्लेम के पेपर के इकट्ठे करने हैं, भेजने, कुछ नहीं करना, तो आप भेज दीजिए कंपनी, यहाँ सारा प्रोसेस हम करते हैं, आप करते हैं, है ना। इसीलिए एक सर क्वेश्चन और मेरा है, जैसे मार्केट में मैंने नॉर्मली देखा है कि बहुत सारे लोग ना कस्टमर डिस्काउंट मांगते हैं कि भाई ये 10-15% या 5%, तो ये कहाँ तक सही है और ये क्यों गलत है? देखिए क्या ये मांगना चाहिए कस्टमर को, उसका हक बनता है, जबकि हक तो मुझे लगता है कि बनता ही नहीं है कहीं भी दूर तक, तो ये सब परसेप्शन क्यों हो गया है, या हम लोगों ने कुछ कर दिया है मार्केट में इस तरह का, कुछ एजेंटों ने? देखो मैं आपको बोलूँ, मार्केट में आप सब्जी खरीदने जाते हो जी, टमाटर के रेट 80 रुपये किलो, जी ठीक है, था अभी 15-20 दिन पहले, 80-85 तो मैंने क्या रेट है टमाटर के 80 रुपये किलो, जी जी देख लो कुछ कम हो जाए तो, जी 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 60 लगा लो, वो नहीं जी फिर 70 लगा लो, जी कहते हैं ना, जी जी फिर 10 दिन बाद गया जी टमाटर का रेट 60 रुपये के लिए हो गया, जो मैंने 80 था 60 मांग रहा था, अब 60 हो गया, जी, फिर भी मैंने उनसे बोला जी टमाटर 60 40 ही लगा लो, अरे बाबू जी कितना लेना है कि 1 किलो, टेंडेंसी है और एक दिन आया टमाटर का रेट 20 रुपये किलो ही हो गया, जी, बोले सही लगा ले भाई 15 ही लगा ले, जी, अब टमाटर का रेट 10 रुपये किलो ही हो गया, ऐसा भी समय आता है टमाटर का रेट 10 रुपये किलो ही हो गया, ये सब टेंडेंसी जब कहाँ चली जाती है डॉक्टर के पास जाते हैं, सुनो तो तभी मैं कहूंगा अबे सही लगा ले 8 रुपये किलो लगा ले, बिल्कुल बिल्कुल, पूछने में क्या जा रहा है, कहने में क्या जा रहा है, सही बात है। दूसरी बात है क्या है जी, जैसे LIC है ना, LIC में आपको पता है LIC बहुत सी कराई जाती है तो उसमें डिस्काउंट देता है, पहली किस्त पर डिस्काउंट मिलता है ना, तो लोगों की धारणा बनी है पूछने में क्या जा रहा है, हर जगह डिस्काउंट मिल रहा है, कुछ प्रॉफिट हो जाएगा, कुछ प्रॉफिट हो जाएगा, जी जी, तो सब इसमें कितना डिस्काउंट दे दो, जैसे LIC वाले कहते हैं कि आपकी प्रीमियम जा रही है 50,000 रुपए की, तो वो कहते हैं हम आपको 30% डिस्काउंट दे देंगे, 15,000 रुपए डिस्काउंट के रूप में दे देंगे, किसका प्रीमियम का 30%, बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। ऐसे ही वो सोचते हैं हेल्थ इंश्योरेंस में अगर 30,000 किस्त जा रही है तो वहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस में अगर 50,000 किस्त जा रही है तो वहाँ भी 15% मुझे 30% डिस्काउंट मिल जाएगा 15,000 रुपए, तो भाई एजेंट को ना मिल रहा 10%, तो तुम्हें कैसे देगा? पहली बात है, वही मेरा क्वेश्चन है कि ये मतलब एक मिथ ऊपर से चला आ रहा है लाइफ वो नहीं, उसकी सोच बनी हुई है। जी, अब वो पोस्ट ऑफिस में जब कराने जाता है किसान विकास पत्र 50,000 की, तो एजेंट को ½ % कमीशन मिलता है, 50,000 पे ½% 250 रुपए, तो वहां जाके कहना भाई 50,000 में 15,000 रुपए दे दे छूट के, सही बात है, वहां क्यों नहीं कहता है कि 15,000 रुपए छूट के दे दे? और सर हेल्थ इंश्योरेंस कहीं ना कहीं सर्विस का पार्ट भी होता है, तो बोलना ही नहीं चाहिए। देखो मुझसे भी लोग कहते हैं कि सर वो तो वहाँ पे हमें छूट दे रहे हैं, आप कुछ छूट दे दो, तो मेरा एक ही क्वेश्चन है, तो भाई आपको सर्विस चाहिए नहीं चाहिए आफ्टर सेल सर्विस? जी जी, छूट क्यों ले रहे हो? मैं आपसे कुछ मांग तो नहीं रहा, कंपनी मुझे दे रही है, उसमें से आप मुझसे क्यों मांग रहे हो? क्यों मांग रहे हो? मेरा आज मार्केट में आप कोई चीज खरीदने जाते हो तो वहाँ आफ्टर सेल सर्विस तो नहीं होती ना, बिल्कुल नहीं होती। आप मार्केट में गए कपड़ा खरीदने गए, उसने उसकी कीमत बोली 2,000 रुपये, कुछ कम लगा ले, तो आप बार्गेनिंग करके 1700-1800 में ले आए, कोई बात नहीं, कपड़ा पहने कहते दोबारा तो नहीं जा रहे, यहाँ तो आपको पूरी साल मुझे सर्विस भी देनी है, बीमार हो गए सर क्लेम करा दीजिए। अब मैं उस कंडीशन में कहूँगी सर अभी मैंने आपको छूट दे दी, प्रीमियम में आपको 500 रुपए की छूट दे दी या 1,000 रुपए की छूट दे दी, है ना। अब जब क्लेम का समय आया और आपने मेरी हेल्प लिया रिएम्बर्समेंट के लिए, जैसे 50,000 का रिएम्बर्समेंट होना है, मैं आपसे बोलूँ जी 5,000 लूंगा सर्विस चार्ज, तो आपको कैसा लगेगा? बिल्कुल ऑब्वियस सर, उस समय कैसा लगेगा? बुरा ही लगेगा सर, बुरा लगेगा। तो वही ये चीज़ है, तो लोगों की मेंटेलिटी बनी हुई है छूट लेने की है, क्योंकि उनको मालूम है कि LIC मिलती है, यहाँ वाले छूट के लिए बात कर रहे हैं जी, जबकि छूट होती नहीं है। तो आपका मतलब मेरा भी कहना है भाइयों कि जो भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, पॉलिसी लेने के बाद में एजेंट का काम स्टार्ट होता है, तो ये छूट वगैरह अगर कोई दिमाग में है तो आप निकाल देनी चाहिए, मांगनी नहीं चाहिए, कायदे मांगनी ही नहीं चाहिए। अच्छा नहीं लगता बस ये कहिए कि आप जब मेरे को मतलब परेशानी हो तो मेरे साथ बस आता है। देखो एजेंट जो होता है ना, जो पॉलिसी बेच रहा है हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, उसने केवल आपका टाई अप कराया है कंपनी से, कंपनी इसके बदले उसको XYZ जो भी अमाउंट दे रही है वो उनका पार्ट है, वो उनकी मेहनत का पार्ट। तो जब क्लेम होता है तो क्लेम किस चीज का होता है? जब आप बीमार हुए हैं, तो बीमार कहाँ हुए, इलाज कहाँ कराया? हॉस्पिटल में। तो क्लेम के सारे पेपर किसको भेजने, फुलफिल करने हैं? हॉस्पिटल ने, हॉस्पिटल को करने हैं। उसके बाद से मतलब बीमारी से संबंधित सारे पेपर हॉस्पिटल ने देने हैं, बिल्कुल। या कुछ पेपर आपने भी देने हैं, जी जी। किसको देने हैं? कंपनी। एजेंट का तो कोई रोल है नहीं, बिल्कुल। कई बार क्या होता है, व्यक्ति हॉस्पिटल में एडमिट है और जब फाइनल क्लेम के लिए पेपर गए तो वहां से थोड़े से लेट हो गया, जी, है ना,
तो कहते हैं अपने एजेंट से बात करो, जल्दी करा लेगा। भाई एजेंट का वहाँ कंपनी में थोड़ी चल रही है, हाँ भाई इसका पेमेंट कर दी, दादागिरी थोड़ी चल रही है। जी, अक्सर ये क्लेम के टाइम पे आती रहती है। अपना एजेंट करा दे, हॉस्पिटल वाले अपने को बचाने एजेंट से कह दो, एजेंट करा लेगा। अभी काम तो इलाज भी एजेंट ही कर लेता, वही भेज देता ना, एजेंट इलाज कर देगा। बिल्कुल। इलाज तो तुमने किया है, पेपर तुम पूरे करोगे, एजेंट पूरा करेगा। बिल्कुल। तो अपनी लायबिलिटी को दूसरे पे डाल के बचना चाहते हैं। मैं अपने दर्शकों को एक बात और बताना चाहूंगा, अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया तो कोशिश ये करिए, अगर कहीं भी एडमिट होना पड़ जाता है हॉस्पिटल में इलाज के लिए, कोशिश ये करिए 100%, मैं ये नहीं कहूँगा 100% बोल रहा हूँ, कोशिश ये करिए कि आप कैशलेस हॉस्पिटल में ही इलाज कराएं। अन्यथा आपको लगता है कि ये कैशलेस नहीं है पर मुझे इलाज यहाँ कराना है, तो कंपनी को जब भेजेंगे पेपर आप क्लेम के लिए, तो वहाँ जितने प्रकार के पेपर चाहिए होते हैं वो आपका नॉन कैशलेस हॉस्पिटल वाला आपको प्रोवाइड नहीं कराएगा पेपर। कंपनी को तो अपने सारे पेपर फॉर्मेलिटीज पूरी चाहिए, वो पूरी करते नहीं है। एक बार सर थोड़ा सा बता सकते हैं कौन कौन से पेपर ऐसे रिक्वायर्ड होते हैं नॉर्मली, 2-4? देखिए, ये सबसे बड़ी बात मैं बताता हूँ, जब कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो उसके साथ हॉस्पिटल में एक जो है फाइल बनाई जाती है जी, और फाइल में एक प्लेन पेपर होते हैं, उसमें डॉक्टर लिखता है, प्रिस्क्रिप्शन वगैरह लिखता रहता है, क्या प्रॉब्लम है, अपना लेटर हेड होता है उसमें लिखे होते हैं सारी चीजें ना। वो पेपर भर गया, फिर दूसरा पेपर लगा दिया, दूसरा भर गया, तीसरा पेपर लगा दिया, है ना। लोग सुबह शाम डॉक्टर विजिट करते हैं, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट वगैरह, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट सब लिखते रहते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम बोलते हैं इंडोर केस पेपर, ठीक है। तो जब व्यक्ति वहां से डिस्चार्ज होके आता है तो वो वाले पेपर कायदे से मरीज को देने चाहिए। वो पेपर हॉस्पिटल वाले नहीं देते हैं, उसको क्या देंगे, डिस्चार्ज समरी, है ना। डिस्चार्ज समरी में कई बार टाइम नहीं डालते हैं, डेट डाल दी एक बार डिस्चार्ज समरी, और जो आपकी रिपोर्ट्स हैं वो दे देंगे, है ना। और दवाइयों के बिल हैं वो आपने ले ही हुए हैं, वो मिल जाएंगे, वो आप खुद ही लेके आ रहे हो तो आपके पास। अब आप कंपनी को जब भेजोगे जी, है ना। कुछ व्यक्ति अगर आईसीयू में भी एडमिट हुआ है तो आईसीयू में भी क्या फाइल के साथ साथ आईसीयू में एक चार्ट होता है, उसको मॉनिटरिंग चार्ट बोलते हैं, है ना। उसमें हर आधा घंटे की मॉनिटरिंग होती है, क्योंकि उसके आईसीयू में एडमिट होता है, नाक में भी उसका ऑक्सीजन भी लगा हुआ है, ईसीजी भी लगा हुआ है, हर चीज लगी हुई है, हर चीज के बड़ा सा चार्ट होता है, मॉनिटरिंग चार्ट बोलते हैं। तो जब व्यक्ति वहां से डिस्चार्ज होता है तो ना तो मॉनिटरिंग चार्ट देती है हॉस्पिटल वाले, ना ही इंडोर केस पेपर जिसको बोलते वो देते हैं। अब सामने वाले ने कहा जी मेरे पेपर भेज दीजिए क्लेम के लिए, तो उसने हमें क्या दिया, डिस्चार्ज समरी, मेडिकल के बिल, टेस्टिंग की बिल और टेस्टिंग की रिपोर्ट। तो भाई ये बताइए, टेस्टिंग करने की किसने कहा था तुझसे, तो डॉक्टर ने कहा था। किस डॉक्टर ने कहा, उसने कहाँ लिखा हुआ है इसमें टेस्टिंग का, वो कहाँ लिखा होगा, उसी पेपर पे जो है, ठीक है। तो वो इसलिए वो वाले पेपर चाहिए होते हैं कंपल्सरी, जो कि पेपर नहीं देते हैं, और उनको फिर दोबारा डिमांड की जाती है तो भी वो पूरे पेपर नहीं दे पाते, सब ये नहीं दे, परेशान करते हैं जी। तो कोशिश करिएगा कि हेल्थ कैशलेस हॉस्पिटल में जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर। जरूर ऐसा नहीं है कि एक फला व्यक्ति डॉक्टर ही अच्छा है, समझदार है, बहुत सारे व्यक्ति हैं, बहुत सारे डॉक्टर हैं, और या अगर वो व्यक्ति पूरे पेपर दे दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और वैसे कंपनी को हजारों हॉस्पिटल से टाइप रहता है, तो आपको ये समझ में नहीं आता तो दूसरे भी जा सकते हैं। आपका कहने का मतलब है कि जब भी अगर आप रिम्बर्समेंट में जाओ तो ओपीडी वाले पेपर हो गए, आपके डिस्चार्ज समरी हो गई, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हो गया, इंडोर पेपर जिनको हम बोलते हैं, और बिल वगैरह हमारे प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। और जब भी आप पेपर भेजें रिम्बर्समेंट के लिए, संभव हो जाए तो उनका फोटो खींच लें जी, और नहीं तो एक समरी बना के खुद ही दें अपने, जहाँ भी अभी करता होते हैं ब्रांच में जमा कराएं, आपके पास रहे। हमने अभी समरी बनाना है कि मैंने कौन कौन से नंबर, सभी पेपरों में नंबर डालें, सीरियल वाइज नंबर डालें, और हर सीरियल के नंबर के आगे लिखें इसमें किस चीज का बिल दिया है हमने जी, और अमाउंट कितना है। तो आपको जब क्लियर अमाउंट क्लियर होके आएगा, अगर कुछ कम आया वहाँ से तो आप मैच कर सकते हैं कौन सा कम आया, क्या रीजन है, ये है ना। ये एक सर छोटा सा आपका पारिवारिक परिचय और आपका जो प्रोफेशनल परिचय सर वो थोड़ा सा हो जाए। मेरा नाम अमित अग्रवाल जी सर, और नाम अमित अग्रवाल जरूर है पर मुझे लोग अक्सर जॉनी भैया के नाम से जाना जाता हूँ। मैं जिस प्रोफेशन में हूँ, मेरे प्रोफेशनल लोग भी हैं या मेरे मिलने जुलने वाले भी हैं, सभी जॉनी भैया के नाम से ज़्यादा जानते हैं मेरे को। मेरे परिवार में पत्नी और मेरे 2 बच्चे हैं। एक मेरा बेटा है जी सर, वो सीए है, इस समय जॉब में है बेटा मेरा जी, NTPC में गुजरात में। बेटी मेरी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो बेंगलोर में है। बस एक 4 लोगों की फैमिली है, बाकी मम्मी पापा साथ में रहते हैं, बहुत कंबाइंड फैमिली है। बढ़िया सर। आप इस सेक्टर में इंश्योरेंस के में कैसे आए, या आपने कैसे सेक्टर चुना? जी, मैंने इंश्योरेंस का सेक्टर चुना ऐसा नहीं था जी। मैं आपको बताऊं, जब मेरी उम्र लगभग 20 साल की थी जी सर, तो मेरे फादर शेयर मार्केट में अपने जाया करते थे, उनको शेयर मार्केट शौक था जी। मेरे फादर स्टेट बैंक से रिटायर्ड हुए हैं, उनको लगभग 20 साल हो गए रिटायर हुए जी। तो जब मेरी उम्र 20 साल के आसपास थी तो वो शेयर मार्केट में अपना जाते थे, मतलब शेयर का लगाने का शौक लगा उनको, शेयर इन्वेस्टमेंट करने का। तो
हमारे यहाँ घर पर उस समय एक ही व्हीकल हुआ करता था। ये बात करता हूँ लगभग मान के चलिए 87-88 का, 1987-88 का। जी तो कई बार फादर के साथ हम जाते थे, जी सर। उनके साथ चले गए, जो शेयर ब्रोकर थे उनके पास चले गए। तो मेरे को इंटरेस्ट होता था उस समय, मैं 12th कर रहा था आई थिंक, जो ओके। मतलब 20 साल की उम्र नहीं होगी, 18 साल की उम्र होगी। तो मुझे इंटरेस्ट आता था वो देखने में, क्या इंटरेस्ट शेयर मार्केट में क्या कर रहे हैं। जब उस समय, अब तो सारा ऑनलाइन है, उस समय ऑनलाइन नहीं था, ऑफलाइन हुआ करता था। जी जी। तो फॉर्म भरने हैं, नए 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 इश्यूज़ के फॉर्म भरने हैं, ट्रेडिंग कैसी होती है ऑनलाइन। तो वो सब दिल्ली से फ़ोन करके शेयर के रेट खरीदे और बेचे जाते थे। ओके। मुझे इंटरेस्ट आने लगा था उस चीज़, कभी भी जाता इंटरेस्ट आता था। जी अब जी। बीच में फादर के साथ तो शाम को जाता था, मुझे दिन में भी इंटरेस्ट आता था, मैं कभी चलाया करता था ओके। उन ब्रोकर साहब के यहाँ। जी जी। तो धीरे धीरे मुझे चार में आया कि उनके बेटे थे वो दिल्ली जाते थे, जी नए इश्यूज़ के फॉर्म उस समय बहुत आया करते थे। जी जी। हैं, इस समय हम IPO बोलते हैं, उस समय न्यू इश्यूज़ फॉर्म बोलते थे, IPO नहीं बोलते थे। ओके ओके। तो न्यू इश्यूज़ के फॉर्म लेते थे और वो जब लोगों को भरवा के अगले दिन जाते थे। मेरे को शौक लगा, दिल्ली मैंने देखा नहीं था, दिल्ली कौन सी जगह, नाम सुना था दिल्ली है। तो हम फिर दिल्ली गए, उनके साथ गया, मैंने दिल्ली मैं भी चलता हूँ। जी। तो उनके साथ दिल्ली गया, 2 दिन उनके साथ घुमा, बोले तू करेगा काम, जी। मैं भी करूँगा काम। ओके। तो इस तरीके से मैंने अपनी उस समय मासिक सीजन टिकट जो बोलते हैं MST, रेलवे की MST बनवाई और शेयर मार्केट के लिए मतलब फॉर्म लेके आना और लोगों से जमा कराना। मैंने भी एक कोड ले लिया। ओके। और कोड लेकर के फिर मैंने किया, काम करना चालू कर दिया अपना। ये कौन सी सन की बात है सर? ये बता रहा हूँ आपको, करीब 87-88 के आसपास। 87-88 में आपने कोड ले लिया था? मेरा अपना कोड नहीं, जब कोड से मतलब मैंने शेयर ब्रोकर जो हुआ करते जी, थे उसका एक एजेंसी ले लिया। नई फॉर्म के लिए कोड ले लिया। जैसे आज की तारीख में हम कोड लेते हैं, उनसे नए फॉर्म ले लिए, मतलब ब्रोकर कोड ले लिया, ब्रोकर कोड और नए फॉर्म लेके लोगों से लगवाना और फिर जमा करा देना। तो फिर ब्रोकर जाया करती थी। तो जब मैं इंटर करने के बाद भी फिर मैंने ग्रेजुएशन में आया। ओके। जो ग्रेजुएशन में आया तो फिर मेरे को ये शौक लगा दिल्ली जाने का। उसके साथ साथ फिर क्या हुआ, जो लोगों का जो फॉर्म लगवाने लगा, डेली जाना होता था मेरा। जी जी। दिल्ली जा रहा हूँ और वहाँ से फॉर्म लेके आया, लोगों से भरवाना, अगले दिन फिर जाना। तो ब्रोकरेज जब अच्छी आने लगी तो फिर मुझे शौक लगा। फिर मैंने टाई अप किया, वहाँ दिल्ली में आसबरी रोड पर स्टॉक एक्सचेंज हुआ करता था। तो वहाँ किसी ब्रोकर से टाई अप करके सेल परचेज का काम चालू किया। तो दिन में फिर किसी स्टाफ को रखा, वो दिल्ली जाता था, मैं सेल परचेज का काम चालू हुआ। मेरी लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए। देन आफ्टर आपने देखा होगा अक्षय मेहता जी वजह से शेयर मार्केट काफ़ी एकदम डाउन हो गया। उसके बाद मैं भी काफ़ी लॉस में आ गया और कारोबार भी लगभग ठप से ही हो गया मेरा। उसके बाद फिर सारा ऑनलाइन हो गया सिस्टम जो है। मैंने ऑनलाइन सिस्टम भी लगाया। मैं जहाँ आज ऑफिस में बैठा हूँ वहीं ऑफिस में मैंने अपना शेयर मार्केट का टर्मिनल भी लगाया। फिर ऑफिस काफ़ी बड़ा हुआ करता था। तो कहते हैं ना समय खराब होता है तो बहुत सारी चीज़ें जो है अस्त व्यस्त होती है ना। हुआ ये है कि मेरा ऑफिस डेवलप हो रहा था। जो इस ऑफिस में आप बैठे हैं, इससे बड़ा ऑफिस था मेरा जो। तो एक बार क्या हुआ, जो हमारा ऑफिस का ओनर था, यहाँ का जो बिल्डिंग का ओनर था, उसका अलीगढ़ के DM के साथ कुछ खटपट हुई होगी। उन्होंने क्या किया, इसको जो दिखा करके अनऑथराइज है, इसको तोड़ा गया। तो सबसे पहले ये कहते ना महाबली चला तोड़ने के लिए। मेरा कॉर्नर का ऑफिस है, मेरे ही ऑफिस में महाबली चला सबसे पहले। तो सबसे पहले मेरा ही ऑफिस तोड़ा गया। और ऑफिस तोड़ने के बाद मतलब आप समझो मैं पैसा भी दे चुका था, लगभग फिनिश हो चुका था ऑफिस। तो ऑफिस टूट गया। उसके बाद दोबारा से चालू ऑफिस तो 2 साल लगे उसको चालू। तो मैंने शेयर मार्केट टर्मिनल भी हट गया हो गया। फिर मैं किसी और लाइन में आ गया, हार्डवेयर की लाइन में आ गया, ब्रास मैन्युफैक्चरिंग आइटम्स में आ गया। उसके बाद जॉब किया। तो फिर मैं 2004 जॉब के साथ साथ 2004 से दोबारा से फिर इस इंडस्ट्री में आ गया। मैंने LIC की एजेंसी ली, पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड स्कीम्स होती हैं उनकी स्कीम ली, PPF की स्कीम ली, इनमें काम करना चालू कर दिया। जी सर। 2010 में गवर्नमेंट ने जो है PPF से एजेंट हटा दी। मेरा बहुत अच्छा काम हो गया था पब्लिक प्रोविडेंट फंड का। 2010 में गवर्नमेंट ने PPF से एजेंट हटा दिए। तो क्यों PPF का काम बड़ा था, फिर थोड़े नीचे आ गए। बिल्कुल ऑब्वियस है सर, बड़ा करने मेरी लाइफ में हमेशा दीपक की उतार चढ़ाव रहा है। जिग जैग रही है लाइफ से सर की, और बड़ी है, बड़ी ऊपर की तरफ जिग जैग करके बड़ी ऊपर की तरफ है। उसके बाद में फिर किसी और लाइन में निकले हम, अपना मार्केटिंग लाइन में निकले, हार्डवेयर की मार्केटिंग लाइन में। तो 2 साल वहाँ भी हाथ आजमाए, फायदा वहाँ भी नहीं हुआ। तो लौट करके फिर कहते ना आदमी जो परेशान होता है तो लोगों को दिखाता, भाई साहब जैसे कहता है आदमी बीमार होता है तो डॉक्टर के पास जाता है। बिल्कुल ऐसे ऐसे आदमी जब मानसिक रूप से या आर्थिक रूप से परेशान होता है तो कई बार एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाता है। बिल्कुल सर मैं बड़ा परेशान हूँ, मेरे को कोई काम सूझ नहीं रहा, तो काम बन नहीं रहे हैं। तो उन्होंने बोला जी आपके किस्मत में जो काम है ना वो केवल ब्रोकरेज के और कमीशन वाले काम लिखे हुए जो अभी तक मैं करता आ रहा था, शुरू से करता आ रहा था, वही स्टार्ट करो। अरे वाह। फिर भी मेरा कोई शौक था, मैं खाना बनाने का मुझे खुद से शौक था। कुकिंग का आज भी शौक है, तब भी शौक था। तो मैंने कैटरिंग का काम भी चालू किया अपना।
उसमें भी 1 से 1.5 साल तक हाथ बनवाने के बाद वो भी मेरे को लगा वाइंड अप करना पड़ा, बंद करना पड़ गया। अच्छा। और 2012 में मैं फिर रियल एस्टेट में आ गया था फ्लैट्स की बुकिंग करने के लिए। पहली बार मैं जी फ्लैट की बुकिंग के लिए वृंदावन गया था किसी Okay. व्यक्ति के साथ। जी जी मैं जानता भी नहीं था रियल एस्टेट क्या होता है, फ्लैट्स क्या होते हैं। तो गया था, तो वहाँ जा करके फ्लैट देखा तो मैंने कहा बहुत अच्छा पसंद आया फ्लैट में, स्टूडियो अपार्टमेंट। ओके मैंने कहा पहले मैं बुक करूँगा अपना स्टूडियो अपार्टमेंट। ओके तो मैंने स्टूडियो अपार्टमेंट अपना बुक किया। ठीक। उसके बाद में फिर मैंने ब्रोकर जिससे मिला, बिल्डर से मिला, उससे मैंने एजेंसी ली। और एक बार मैं क्लाइंट को लेके गया, जी जब तक दीपक जी आपको बताऊं, मैंने वृंदावन में बांके बिहारी जी के दर्शन भी नहीं किए थे। तो मैंने शायद अपनी वो सही था कि मैंने कभी जी, बांके जी। बिहारी जी के दर्शन किए हैं। पहली बार जब मैं गया था, जी मैं- जी मतलब मैंने बांके बिहारी जी के दर्शन नहीं किए। जब मैंने यहाँ पर क्या हुआ, मोबाइल के माध्यम से एक ऐड बनाया और लोगों को मैंने भेजा संदेश। ठीक ठीक। तो मेरे जानने वाले तो कई लोगों ने मुझसे कहा भाई कहाँ पे वृंदावन में कौन सी फ्लैट बन रहे हैं, जबकि मैंने भी नहीं देखा था खुद वृंदावन पूरा भी। ओके तो उनको लेके गया मैं व्यक्ति को। तो सबसे पहले फिर मैंने बांके बिहारी जी के दर्शन किए ओके और उसके बाद उनको साइड पे लेके गया। जी तो वो व्यक्ति मेरी लाइफ के एक टर्निंग पॉइंट थे। ओके अंकल आंटी दोनों ही गए थे, जो थोड़े से एजेड थे। जी जी। और उन्होंने पहुंच के साइट इतनी पसंद आई, उन्होंने 2 फ्लैट बुक किए, अरे वाह। वहीं से चेक से पेमेंट किया। अरे वाह। वो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। तब से बांके बिहारी जी मेरे बिल्कुल आराध्य हो गए। और मैं आज भी कहीं भी कभी भी किसी से मिलता हूँ, जी मैं कहता हूँ राधे राधे, श्री राधे। श्री राधे। बिना राधे राधे की मेरी शुरुआत नहीं होती, बिना राधे राधे का मेरा अंत नहीं होता। अरे जब भी बहुत बात करता हूँ, फोन पे भी बात करता हूँ किसी से, तो राधे राधे से शुरुआत होती है जी जी। और राधे राधे करके ही मेरा फोन की बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तभी से फिर मैं इस लाइन में आ गया। 2008 में मैंने हेल्थ इंश्योरेंस में ज्वाइन कर लिया था। ओके हेल्थ इंश्योरेंस में आ गया। जी। उसके बाद में लाइफ इंश्योरेंस में, मैंने आपको बताया 2005 में लाइफ इंश्योरेंस में आ गया। म्यूचुअल फंड में पहले किसी ब्रोकर के साथ किया करता था, कार्वे कंसल्टेंसी के साथ। ठीक है। 2016 में एंड में फिर मैं म्यूचुअल फंड की एजेंसी। तो इस तरीके से मेरा लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव रहे, पर मेन पॉइंट है कि जहाँ से मैंने अपनी 12th पास आउट करने के बाद ब्रोकरेज का काम किया, कमीशन का काम किया, आज भी उसी ब्रोकरेज और कमीशन के काम में ही मैं चल रहा हूँ। और इसी से ईश्वरी कृपा है सब, सारी चीजें सारी चीज़ों। अभी ऐसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे, आप अंकित को तो जानते ही हैं। जी। तो मैं अंकित से कह रहा था, अंकित मुझसे कह रहा था भैया तुमने भी 4-5 काम बदल दिए। मैंने कहा यार कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत बहुत सारे काम करते रहते हैं, फिर एक कहीं ना कहीं जाके सफलता मिलती है। अच्छा, कई बार क्या होता है, एक तो हम अपने आप से बदलते हैं काम, जो है ये काम पसंद नहीं रहा मेरे साथ, मैंने नहीं बदले, हालात ने मेरे काम हालात ने ऐसा सिचुएशन बनाए। हाँ, मेरी लाइफ में दीपक जी ऐसा रहा है हमेशा, बड़ा अच्छा पॉइंट आता है। 2 साल मेरी लाइफ में बहुत अच्छा पॉइंट आएगा और उसके बाद मतलब 2 साल डाउन हो जाएगा। और जो मैंने बताया ना बीच में, जब मैं परेशान था एस्ट्रोलॉजर के पास गया, मेरा टच में भी मेरे क्लाइंट भी है एस्ट्रोलॉजर, तो कभी मैं दिखाता हूँ उनको, तो वो कहते हैं कि भाई साहब आपकी लाइफ में ना हमेशा ये ऊपर नीचे चलते रहेगा, काम कोई भी नहीं रुकेंगे आपके। बढ़िया सर, बहुत अच्छी बात होना चाहिए, बाद बाकी का तो चलती रहेगी लाइफ। बहुत अच्छी बात बताता हूँ आपको, जो उन्होंने मेरे बारे में कहा था जी। क्या कि जोनी भैया, अगर आप किसी टारगेट को लेकर चलते, कोई काम को पूरा करना है जी, और आपने सोचा इसका एस्टिमेट आ रहा है 100 रुपये का, ठीक है, आप अपने पास 120 रुपये लेके चलते हो अगर बढ़ गए तो। जी जी जी। तो चूंकि आपकी सोच ऐसी है जी, तो वो क्या होता है कि खर्चा बढ़ते बढ़ते काम कराते कराते वो 140 में बन जाते हैं, 120। मैंने तो 100 रुपये का था टारगेट, 120 लेके चला और बढ़ते बढ़ते 140 और 45 हो गया। पर बोले आपके 40-45 भी कहीं ना कहीं से अरेंज हो जाते होंगे। तो यही आपकी लाइफ का वो पॉइंट है कि ये ईश्वर कर देता है, क्योंकि मैं आशावादी हूँ और ईश्वरवादी इंसान हूँ। अरे बहुत बढ़िया सर, ये बिहारी जी की कृपा है कि वो सारी चीजें मैनेज कर देते हैं हमारे। बिल्कुल सर, मैं सुबह सुबह जब उठता हूँ जी, तो भगवान को सामने, जब जी भगवान की कहते हैं ना, जी जी पट खोलता हूँ जी जी, तो भगवान से हाथ जोड़ के एक करता हूँ, गुड मॉर्निंग प्रभु, सुप्रभात प्रभु, राधे राधे प्रभु, श्री राधे। बहुत बढ़िया सर, आज मैं बहुत खुश हूँ प्रभु जी। जी, आज मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आपके दर्शन कर रहा हूँ, यानी मैं जिंदा हूँ आपके दर्शन। बिल्कुल, बहुत सारे लोग तो हो ही नहीं पाते जी, मेरा सोच। और आज का दिन मेरा बहुत अच्छा जाएगा प्रभु जी, सही कहता हूँ, आज का दिन मेरा बहुत अच्छा जाएगा। सही, क्योंकि क्यों आज का दिन मेरा बहुत अच्छा जाएगा, मुझे पूर्ण विश्वास है जी, क्योंकि आप मेरे साथ हैं। अरे वाह सर, जो मेरे दिन की शुरुआत होती है। बहुत बढ़िया सर। तो अभी सर, अभी अपना जो काम चल रहा है वो किस चीज़ का है? प्रॉपर इंश्योरेंस का है, म्यूचुअल फंड का है? आज की तारीख में देखिए, मैं म्यूचुअल फंड का भी कार्य करता हूँ, ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस का भी काम करता हूँ जी, और लाइफ इंश्योरेंस का भी काम करता हूँ। अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ जी, तो कह सकते हैं HIP, HIP, ओके, SIP, TIP, टिप। ओके, HIP मतलब हेल्थ इंश्योरेंस प्लान, टिप मतलब टर्म इंश्योरेंस प्लान, और SIP मतलब
सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो LIP भी हो गया सर, LIP लाइफ इंश्योरेंस प्लान है। ये बढ़िया है सर। तो एक तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं सर अपना कस्टमर का से इंटरेक्शन वाला काम आपका हमेशा से ही रहा है, पहले से ही, सर दीपक और जी, वही आपको आज यहाँ बैठा हुआ मेरा ऑफिस अपना है, ऑफिस इसको ऑफिस को 20-22 साल हो चुके हैं, 20 साल हो चुके हैं जी। और मेरी फर्म का नाम फेयर डील इन्वेस्टमेंट है। ओके बस मैं फेयर वर्क करता हूँ जी। बस मेरा उद्देश्य क्या होता है कि सामने वाले को सही जानकारी दी जाए, सेटिस्फेक्शन पूरा होना चाहिए। सेटिस्फेक्शन। मेरा कार्य का उद्देश्य सर्विस एंड सेटिस्फेक्शन। मुझे गलत कार्य ना तो करना पसंद है, नहीं कराना पसंद है। मेरा काम ना हो, मैं जिस क्लाइंट के फर्ज करीब मैं आपके पास आ रहा हूँ किसी पॉलिसी को समझाने के लिए, आप लेने में इंटरेस्ट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं दिखा दूंगा आपको, समझाऊंगा, बताऊंगा, पर मैं तो आपको गलत नहीं कर सकता। बहुत से लोग क्या कहते हैं कि आपको केवल अपने पॉजिटिव पॉइंट ही बताते हैं कि हमारे यहाँ ये चीज़ फायदे की चीज़ है। जी जी जी। नेगेटिव बात डिस्कस ही नहीं करते, बात ही नहीं करते क्योंकि आपने पूछा नहीं, मेरा बाद में कहेंगे आपने पूछा नहीं, मैंने बताया। उनके पास एक लॉजिक है पहले से तैयार। ओके, तो मैं ये कहता हूँ पूछा तो उन्होंने पॉजिटिव भी नहीं था आपसे, ऑब्वियस है, आपने वही क्यों बताया, वही क्यों बताया, सही बात। तो मैं हमको पॉजिटिव भी बताता हूँ, नेगेटिव भी बताता हूँ, और बड़े गर्व के साथ 100% ये कह के चलता हूँ सर, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। अभी भी पूछोगे, कभी भी पूछोगे, दिन में पूछोगे, रात को पूछोगे, मेरे मुंह से एक ही बात, सेम वर्ड्स रहेंगे, मेरे वर्ड्स चेंज नहीं होंगे। मुझसे पूछोगे, मैं जिस व्यक्ति से जुड़ा हूँ, जिस कंपनी से जुड़ा हूँ, उसके मैनेजर से पूछोगे, उसके हाईकमान से पूछोगे, तो मेरी और उनकी बात सब एक सी नजर आएगी और ज़्यादा अच्छी नजर आएंगी। मतलब सर मैं से क्योंकि मैं डाउन टू अर्थ हूँ, तो वो मेरा अपना रहता है कि गलत नहीं करना जी। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मुझे काम नहीं चाहिए, पर मुझे सिलेक्टेड लोग चाहिए। मेरा सोच ये कहता है जो मेरा क्लाइंट बेस मेरा अपने पास है जी। अगर बहुत लोग होते हैं ना, नए काम के लिए डेली भागदौड़ करते हैं, मैं भी भागदौड़ करता हूँ, ऐसा नो डाउट कि नए काम चाहिए, पर मेरा उद्देश्य बहुत सारे लोग क्या है 100 क्लाइंट बने हुए हैं और साल के अंत में देखे उन्होंने 40 चले भी गए, कोई बात नहीं, 50 नहीं जोड़ ले। मैं उसमें फोकस करता हूँ कि मेरे पास 100 क्लाइंट है और 100 में से 5 भी चले गए मेरे पास से, तो 5 क्यों गए, क्यों चले गए, और मेरी कमी की वजह से गए हैं, तो पहले मैं देखता हूँ मेरे अंदर कोई कमी तो नहीं है, क्यों गए, बहुत बड़ी बात है, रीजन तो नहीं उसके जाने की वजह। हाँ, उनका रीजन कुछ और है कि साहब कहीं प्रलोभन है कि सामने वाला हमें कुछ छूट दे रहा है, जी जी, कुछ फायदे दे रहा है, कुछ और चीज बता रहा है, तो एक बात जाइए, आपका चौक जाइए, मेरी कमी से वजह से गए हैं, है ना, मेरे से सेटिस्फाइड नहीं हो, तो मैं अपना मनन करता हूँ मेरे अंदर क्या कमी थी जिसकी वजह से मैं, हालांकि सभी को सेटिस्फाइड करना संभव नहीं है, बिल्कुल, तो कोशिश रहती है कभी किसी से गलत ना बोले जाए जी, और न गलत कार्य किया जाए। और ईश्वर की बात से आज तक जो भी मैंने कार्य किया है, मेरे क्लाइंट शायद ही 5-7% क्लाइंट इधर से उधर हुआ हो, नहीं कोई क्लाइंट मेरा इधर से उधर। तो सर आपके करियर में भी दिख ही रहा है कि आपने इतने सारे काम चेंज किए, लेकिन आपका जो कस्टमर है वो आपसे कहीं ना कहीं हमेशा जुड़ा ही रहा है। अदरवाइज अगर ऐसा भी कुछ होता है तो इतने काम चेंज करने के बाद में आदमी फिर मूव ऑन कर लेता है। मेरा आज बहुत बड़ा मतलब क्लाइंट सर्किल है, आज कहूँ तो 2000 क्लाइंट से ज़्यादा का सर्कल मेरा है, तो रियल इस्टेट का भी क्लाइंट है, जैसे मैंने बताया था रियल इस्टेट में भी काम करता हूँ। वृंदावन, मैं गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड हूँ रियल इस्टेट के काम के लिए, जो बहुत बढ़िया, और मैंने वृंदावन में भी आप समझिए लगभग 200 प्लॉट बेचे हुए हैं लोगों को, जो तो वो भी मेरे क्लाइंट है, जो हेल्थ इंश्योरेंस का क्लाइंट है, लाइफ इंश्योरेंस का क्लाइंट है, म्यूचुअल फंड का क्लाइंट है, तो सभी क्लाइंट है मेरे बाद ऑलमोस्ट, मतलब मैं कह सकता हूँ मेरे क्लाइंट जो जुड़ गया, क्योंकि मैं उनको कभी गलत राय नहीं देता, ना ही उनको गुमराह करता हूँ जी जी। कई बार होते हैं लोग उनको बुलाते हैं, ऐसा इसमें ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं, मुझसे पूछते हैं जी। मैं आपको एक वाक्य बताता हूँ, मेरे पास एक बंदे का फ़ोन आया था जो है कि मेरे क्लाइंट नहीं है, और मेरे पास फ़ोन करने आया, और अलीगढ़ की महान हस्ती हैं वो, मतलब पैसे में भी अच्छी बड़ी हस्ती कहलाती है जी जी, उनका बस टच था मेरे, तो मेरे पास फ़ोन आया जी, तो मैं उनको एक बार अप्रोच किया, मतलब किसी के माध्यम से अप्रोच थे जी, तो उन्होंने काम मेरे को कुछ नहीं दिया, पर नंबर नोट कर लिया और मेरे पास फ़ोन किया जानकारी करने के लिए जी जी। तो मैंने उस दिन अपने आप को धन्य माना इस बात के लिए कि उन्होंने जानकारी करने के लिए मुझसे फ़ोन किया है, काम दे ना दे पर कम से कम जानकारी करने के लिए फ़ोन किया। तो मैंने कहा आज हमने कुछ ना कुछ एक मार्केटिंग में हमारी पॉजिटिव साइड है कि यार वो भाई बंदे से पूछो, सही सलाह देंगे। जी जी जी, ये बड़ी बात है सर। सर हमारे कुछ ऑडियंस को आप चला देंगे कि लाइफ इंश्योरेंस कौन सा लेना चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस कौन सा लेना चाहिए, देखिए में क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? हाँ, मैं लाइफ इंश्योरेंस किस कंपनी का लेना चाहिए ये तो मैं नहीं कहूँगा किस कंपनी का नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है जिसमें मैं काम कर रहा हूँ उसी के बारे में बोलूँगा जी जी, पर मैं ये कहता हूँ फीचर्स वाइज अगर वो सेलेक्ट करें तो किसी भी व्यक्ति को अपनी लाइफ में जी लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए, जरूरी है। ओके, हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए, जरूरी है। ओके, मैं अगर बात करूं तो लाइफ इंश्योरेंस लेना क्यों चाहिए जी, लाइफ इंश्योरेंस का उद्देश्य क्या है लेने का, है ना। लाइफ इंश्योरेंस का उद्देश्य है कि अगर मैं अर्निंग मेंबर हूँ जी और मेरे साथ मेरा फैमिली है, ओके, है ना, मेरे साथ कुछ मिसहैपनिंग हो जाए जी, तो मेरे परिवार को आर्थिक रूप से सहायता मिल जाए, बिल्कुल, उसके लिए मुझे क्या चाहिए, टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए।
ओके क्योंकि अगर आप कोई भी लाइफ इंश्योरेंस लोगे जिसमें कि आपको पैसा वापस से भी मिलता है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, ठीक है, जिसमें हमारा एक सर्टेन पीरियड होता है कि 20 साल के लिए पॉलिसी ले ली, अब 20 साल बाद अगर आप जीवित रहे तो ठीक है, नहीं तो 20 साल बाद पैसा भी वापस हो जाएगा। तो वो क्या है, LIP लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी क्या है, आपका इन्वेस्टमेंट भी होता है और इंश्योरेंस भी होता है। बिल्कुल। तो बीइंग एडवाइजर मैं सलाह देता हूँ LIP ना लें आप। ओके, आप लें TIP, टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी, है ना। आपकी फर्ज करिए किसी व्यक्ति की एज 25 साल है आज जी, ठीक है, और उसकी इनकम 10 लाख रुपए की है, मतलब जॉब में 10 लाख लगेगी, तो अपनी इनकम का वो 30 टाइम्स बीमा ले सकता है। यानी 10 लाख की पॉलिसी है, 10 लाख का उसका एनुअल इनकम है, तो 3 करोड़ का बीमा ले सकता है। उनका सम इंश्योर्ड होना चाहिए, 3 करोड़ तक का सम इंश्योर्ड ले सकता है वो। तो मैं उसको सजेस्ट करूंगा कि तुम 3 करोड़ का एक बार में ले लो, अर्ली एज है, प्रीमियम कम जाएगी। और सबसे बड़ी क्या होता है टर्म इंश्योरेंस में, आज की तारीख में 80, 85, 100 साल की उम्र तक टर्म इंश्योरेंस प्लान कर सकते हो। ओके, तो जो कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अब 20-25 साल की लोगी, ऑब्वियस है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आप टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी लीजिए जी, और 80 से 85 साल की उम्र तक ले लीजिए। ओके, टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर प्रीमियम के भी कुछ भुगतान के विकल्प हैं, जैसे आप रेगुलर प्रीमियम 80 साल तक उम्र तक करें, या केवल शॉर्ट लिमिटेड प्रीमियम पेइंग टर्म बोलते हैं, 10-15-20 साल भी 10-15-20 साल डाल दीजिए। तो मैं तो सजेस्ट करूंगा 25 साल के, जैसे एग्जाम्पल दिया, 25 साल का व्यक्ति है, बच्चा है कोई, तो 15 साल का PPT 15 साल पकड़ ले और इंश्योरेंस 85 साल की उम्र तक पकड़ ले, तो ये तो हो गया उसका टर्म इंश्योरेंस, एक 3 करोड़ का। अब इंश्योरेंस सेक्टर भूल जा, मुझे सोचना नहीं है कुछ इंश्योरेंस के बारे में। दूसरा एक हेल्थ इंश्योरेंस करा के चले अपना। जी, हेल्थ इंश्योरेंस क्यों जरूरी है सर? हेल्थ इंश्योरेंस जैसे मैंने बताया, टर्म इंश्योरेंस इसलिए जरूरी कि मेरे परिवार को आर्थिक रूप से सहायता मिलेगी, और हेल्थ इंश्योरेंस इसलिए जरूरी है कि मेरे जीते जी मुझे या मेरी फैमिली को हॉस्पिटलाइज होना पड़ जाता है, जी, तो वह कहते हैं ना खर्चा बहुत ज्यादा आता है, उस कंडीशन मेरी जो सेविंग है वो ना बिगड़े, घर का गोल्ड है वो ना बिगड़े, है ना। जब हम सेविंग करते हैं आज की तारीख में, फ्यूचर के लिए सेविंग करते हैं, अपनी प्लानिंग करने के लिए करते हैं, और बीमार पड़ जाते हैं तो क्या सारी प्लानिंग धरी रह जाती है। बिल्कुल। बीमार होने पर 2 कारण होते हैं, एक तो इनकम के सोर्स तो बंद हो जाते हैं, बिल्कुल, और खर्चा बहुत ज्यादा आ जाता है, बिल्कुल, है ना। इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी चाहिए। और हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में कहूँगा कि लोग आज की तारीख में क्या करते हैं कि सब मार्केट के अंदर बहुत सारी कंपनियां हैं, किसका प्रीमियम कम है जी, ये सोचते हैं जिसका प्रीमियम कम है उसकी हेल्थ इंश्योरेंस मिल जाए। कस्टमर की मेंटालिटी इस तरह की होती है। बिल्कुल। तो दीपक जी मैं ये कहना चाहूंगा, जब बीमार पड़ जाता है व्यक्ति जी, तो वो ऐसा हॉस्पिटल देखना चाहिए ना जहाँ पैसा कम खर्च हो। बिल्कुल सही बात। नहीं, वो हॉस्पिटल ऐसा देखता है जहाँ इलाज बढ़िया हो, है ना जी। अभी मैं कहूँ अलीगढ़ में, जैसे हम अलीगढ़ में रहते हैं, अलीगढ़ के सरकारी हॉस्पिटल में जाके इलाज करा ले, हो जाएगा। मेडिकल में जाके करा ले तो नहीं कराएगा, तब कहाँ कराएगा? सब मैं दिल्ली जाऊंगा इलाज कराने। जब दिल्ली जाऊंगा तो जाहिर सी बात है खर्चा ज्यादा होगा, ऑब्वियस। तो जब खर्चा ज्यादा होगा तब मेरे को सभी चीज के खर्चे चाहिए, दवाई के भी चाहिए, टेस्टिंग की भी चाहिए, डॉक्टर की फीस भी चाहिए, और मेरे को प्राइवेट रूम भी चाहिए जी। तो भाई अब सारे फीचर्स चाहिए तो आपको क्या करना है कि पॉलिसी भी बढ़िया लीजिए, पॉलिसी भी फिर बढ़िया देखनी पड़ेगी। बिल्कुल सही बात। इसको मैं ऐसे एग्जाम्पल कर सकता हूँ, अगर आप कहीं अच्छे होटल में खाना खाने जा रहे हैं, खाना आपको फर्ज करिए दाल है जी, दाल आपको ढाबे में मिल जाएगी, होटल में मिल जाएगी। बिल्कुल। और ढाबे में क्या है, दाल मेनू और पैसे कॉस्ट वाइज देखेंगे तो ढाबे में सस्ती है जी, बिल्कुल। होटल में महंगी मिलेगी, पर होटल में क्या सुविधा मिलेगी, साफ सुथरा माहौल होगा, अच्छी प्लेट्स होगी, हाइजीन का पूरा इसी में बैठ के खा रहे हैं, रिलैक्स होकर खा रहे हैं जी। इसी तरीके से मैं कह सकता हूँ, जब आपको पॉलिसी लेनी हो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, मैं लोगों से निवेदन करना चाहूंगा हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते समय प्रीमियम की तरफ बिल्कुल भी ध्यान न दें। सबसे पहले हमें कितने की बीमा चाहिए ये डिसाइड करें, क्योंकि आज की तारीख में मेडिकल कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो 10 लाख से नीचे तो प्लान करें ही नहीं हेल्थ इंश्योरेंस लेने के लिए। परवाह मिनिमम सम इंश्योर 10 लाख का, मिनिमम सम इंश्योर 10 लाख का लिख लेते हैं। ओके। और फीचर्स देखें सबसे बड़ी कि हमारे रूम रेंट की कैपिंग तो नहीं है जी। जब मैं ट्रीटमेंट कराएं तो कहीं ऐसा होता नहीं कि 10% 20% मुझे देना पड़े। कैपिंग नहीं होनी चाहिए, कैपिंग नहीं होना चाहिए। ओके। को पेमेंट होता है वो नहीं होना चाहिए, है ना, ये चीज है। कई बार क्या है, कुछ कंपनियों में होता है रूम रेंट के आधार पर ही आपका क्लेम सेटलमेंट होता है, वो भी नहीं होना चाहिए, है ना। सारे डायरेक्शन और आज मार्केट में बहुत अच्छे पॉलिसीज आ गई है जिनके अंदर रीस्टोर की सुविधा उपलब्ध है। एक बार आपका अमाउंट जो है, मतलब आपने 10 लाख की पॉलिसी ली हुई है जी, और पहला क्लेम आ गया परिवार में 8 लाख रुपए का, तो 2 लाख शेष बचते हैं आपके अकाउंट में। तो कंपनी के पास ऐसी पॉलिसी आ रही है कुछ कंपनियों में, जो आपके जो 8 लाख जो खर्च किए वो दोबारा से रिफिल कर देती है, फिर दोबारा से अमाउंट को 10 कर सकती है। ओके। अगर मैं इसको देसी भाषा में कहूँ तो ये मान के चलिए कि आपके पास एक बॉक्स है, कंपनी ने 10 लाख रुपए डाल दिए बॉक्स में, आपने 10 में से 8 निकाले, 2 बच के कंपनी ने लेकर के फिर दोबारा 10 कर दी। ओके। फिर आपने निकाले क्लेम के लिए फिर 10 कर दिए, तो पूरी करती रहेगी।
अन्नपूर्णा का एक तरीके से वो घड़ा होता था या क्या होता था कि वो उसमें खाली नहीं होगा, निकालते रहो। जैसे आपने देखा होगा कभी आप पंगत में जब बैठते हैं खाना खाने के लिए, एक पानी का गिलास रखा होता है, आपने गिलास पिया, वो आया वो रसों वाला गिलास भर गया, बिल्कुल बढ़ जाएगा। तो वही सेम तरीके से ऐसे मार्केट के अंदर प्लान है जो बार बार रिफिल होते रहते हैं। जी एक तो ये इस तरीके से प्लान की प्लानिंग करनी चाहिए। तो हमें बस, क्योंकि बीमारी में क्या, जो बीमारी बोल के नहीं आती है, ना ही बीमारी अमीरी या गरीबी दिखती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और इलाज के लिए हम बेहतर इलाज जाते हैं, क्योंकि जब हॉस्पिटल में व्यक्ति एडमिट होता है जी, तो वो डॉक्टर से ना तो बार्गेनिंग कर पाता है, बिल्कुल सब जगह बार्गेनिंग हो सकती है, डॉक्टर सब जगह हमसे बार्गेनिंग कर सकता है कि सब कोई अच्छा बता दीजिए जहाँ प्रीमियम कम हो, जी वहाँ बार्गेनिंग करता है, वहाँ डॉक्टर साहब बस बचा लीजिए। अब डॉक्टर लोग प्रोफेशनल है, ऐसे उनका बिजनेस है, अननेसेसरी खर्चा कराते हैं। ऐसी कंडीशन में ये हमारा, हम लोगों को क्या बोलते हैं, बैकबोन, मतलब फाइनेंशियली बैकबोन है हमारी ये, कि हमारे खर्चे को, हमारी सेविंग को प्रोटेक्ट करता है। तो ये हेल्थ इंश्योरेंस, आपको सेविंग्स पे लॉक लगाने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेनी, सेविंग पे लॉक लगा लीजिए, थोड़ा सा खर्चा कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई बार लोग कहते हैं साहब मैंने 5 लाख रुपए उठा के रख रखे हैं जी, और बीमार पड़ गया जी, 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए मेरे पास है। तो मैंने कहा 5 लाख कितनी बार के लिए है भाई? मैं तो एक बात कह लो, 5 लाख अगर खर्चा एक बार में 5 लाख हो गया, फिर क्या अगली बार जब बीमार होगा तो क्या, रुक जा भाई, पॉसिबल ही नहीं है। सही बात। इसलिए बेहतर ये मैं तो सजेस्ट करना चाहूँ, 5 लाख अगर दीपक जी आपके पास है, पर जी आपके मेरे पास 5 लाख है, तो मैं कहूँ जी 5 लाख रुपए एक काम करो, आप 5 लाख रुपए को बैंक में डाल दो, 7% की ब्याज मिलेगी, 35,000 मिलेंगे, और हर साल 35,000 उसी हिसाब की किस्त हो जाएगी, 5 लाख के 5 लाख भी खड़े रहेंगे, और उसके 10 लाख की पॉलिसी ले लिया आपने। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल सही। आपने बिल्कुल बहुत अच्छा सजेशन दिया है। आई थिंक कुछ लोगों के दिमाग में ये भ्रम रहता है कि हेल्थ इंश्योरेंस महंगा है, तो आपने सॉल्यूशन भी बता दिया कि भाई पैसा इकट्ठा करो। हेल्थ इंश्योरेंस आदमी को क्या लगता है, मेरे को लोग मिलते हैं जब मैं हेल्थ इंश्योरेंस में जाता हूँ जी, तब पिछले साल तो प्रीमियम हमारा 30,000 गया था, इतना हो गया, इस बार प्रीमियम हमारा 32,000 कैसे हो गया, 2,000 प्रीमियम बढ़ गया जी। तो मैं कहता हूँ पिछली बार सैलरी कितनी थी आपकी, वो भी सैलरी में 2,000 में महीने बढ़ जाए तो बड़ी खुशी होती है। साल में 24,000 बढ़ गए और यहाँ 2,000 बढ़ा दिए, तो लग भाई 2,000 मैंने थोड़ी बढ़ाए हैं। जाकर के देखो हॉस्पिटल में पिछले साल जिस इलाज का खर्चा था 1 लाख रुपए आ रहा था, आज हॉस्पिटल वाले उस इलाज का खर्चा 1.25 से 1.5 लाख रुपए दे रहे हैं। बिल्कुल, तो कंपनियों की मजबूरी होती है बढ़ाने के लिए। और दोस्तों सर दूसरा कंपटीशन है सारी कंपनियों में, तो कंपनी प्रीमियम जानबूझ के तो वैसे भी नहीं बढ़ाती, वो सारी आरएनडी कंपनी को भी प्रीमियम बढ़ाने से पहले आईआरडी 1000 बार सोचना पड़ता है, परमिशन लेनी पड़ती है, ये वाली बात। वो भी उसको ही पता है कि मैं प्रीमियम बढ़ाऊंगी तो मेरा कस्टमर बेस दूसरी कंपनियों में चला जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो दूसरा लोग क्या करते हैं, कुछ लोग अपने फायदे के लिए करते हैं कि पोर्ट करते हैं, सब आपकी इसमें से हटा लीजिए, मेरे पास आ जाए, हमारी कंपनी बढ़िया है। मैं लोगों को सजेस्ट करना चाहूंगा कि हेल्थ इंश्योरेंस को बार बार पोर्ट ना करें। बिल्कुल, अगर आपको उस कंपनी से कोई समस्या हो, बाकी कंपनी अच्छी ना हो, जी जी, तभी आप पोर्ट करने की कोशिश करें, अन्यथा किसी के कहने से अपनी पॉलिसी को पोर्ट ना करें, क्योंकि आप पॉलिसी को जब पोर्ट करते हैं जी, तो कहीं ना कहीं क्लेम में आने वाले समय में क्लेम में दिक्कत आएगी। कोशिश करिए एक ही कंपनी, बेस्ट कंपनी, ठीक है, अगर कंपनी के किसी दूसरी कंपनी के फीचर्स बहुत अच्छे हैं और क्लेम सेटलमेंट में, ये देखिए क्या क्लेम देने में दिक्कत तो नहीं कर रही वो कंपनी, बिल्कुल है ना, और क्लेम देने में दिक्कत नहीं कर रही है, तो आप उस कंपनी में जा सकते हैं। जैसे मैं अपनी बतलाऊँ, आज की तारीख में 2 कंपनियां हैं जिनसे मैं जुड़ा हुआ हूँ, कार्य करता हूँ। एक है HDFC अर्गो हेल्थ इंश्योरेंस और एक है नीबा ऊपा हेल्थ इंश्योरेंस। दोनों ही कंपनी है, दोनों ही मेरे हिसाब से बेस्ट है। तो किस क्लाइंट दोनों में से किसी में चले जाए कोई प्रॉब्लम नहीं। जी ये अभी सर हमारा एक पार्ट है म्यूचुअल फंड वाला, सर उसके लिए क्या सजेस्ट करेंगे लोगों को? जैसे मैंने बताया कि 25 साल का बच्चा है तो उसने पहले टर्म इंश्योरेंस ले लिया, ओके ठीक है, इंश्योरेंस सेक्टर खत्म हो गया उसका 85 साल की उम्र तक, बिल्कुल। उसने एक हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया जी, HIP है ना जी, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली ताकि उसने अपनी सेविंग को जो सुरक्षित कर लिया। बिल्कुल। अब वो हर व्यक्ति हर महीने अर्निंग करता है, चाहे सैलरी वाला व्यक्ति हो, चाहे बिजनेस क्लास हो या मेरे ऐसा कमीशन ब्रोकरेज वाला व्यक्ति हो, हर महीने इनकम होती है जी। तो कोई भी व्यक्ति ले लिए, किसी को भी ले लीजिए जी, कुछ ना कुछ पार्ट तो सेविंग करते ही है अपना, है ना, सभी फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं। मैंने एग्जाम्पल 25 साल के बच्चे का लिया, इसलिए लिया है स्टार्टिंग से ही। अभी वो मन अनमेरिड है, अब इसकी प्लानिंग है कि मेरी शादी होनी है, बिल्कुल, और जब शादी करूंगा तो मैं कुछ अपने अरमान निकालूंगा। अभी तो मेरी जॉब लगी है, 2 साल हुए जॉब लगी हुई, मैं कुछ अरमान निकालूंगा, तो अरमान निकाले भाई पैसे खर्च होंगे अरमान निकालने में, ऐसे तो नहीं कहीं, बिल्कुल। तो पैसे कहाँ से करेगा, सेविंग पैसे खर्च करने, उसने सोच रखा है कि 2 से 3 साल बाद शादी करूंगा और मेरे को पैसे जोड़ने हैं, तो कहीं तो जोड़ेगा। तो वही मैं कहता हूँ, पैसे को सेविंग करने के लिए म्यूचुअल फंड एक बहुत अच्छा माध्यम है। और म्यूचुअल फंड के अंदर भी SIP सिप बहुत सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ये बहुत अच्छा माध्यम है। ऐसा क्यों सर? लाइफ इसलिए देखिए बैंक में FD में क्यों ना करें? देखिए बैंक में FD के अंदर क्या है, गारंटेड रिटर्न मिलता है,
ठीक है। जहाँ गारंटेड मिल रहा है तो वहाँ मतलब गारंटेड आ गया, इंटरेस्ट शब्द आ गया, वो फिक्स होगा कि 7%, 7.5% या 8%। जी जी। म्यूचुअल फंड के अंदर क्योंकि इंटरेस्ट शब्द नहीं है तो इसलिए वो गारंटेड नहीं है। ओके। वहाँ क्या है, रिटर्न मिलता है, यानी प्रॉफिट मिलता है। जी जी। म्यूचुअल फंड में पैसा कंपनी हमसे लेकर के शेयर मार्केट में लगाती है, और शेयर मार्केट आप देख रहे हो ऊंचाई या नीचे चलती रहती है। जी। 10 साल पहले सेंसेक्स देखेंगे तो क्या था, सेंसेक्स जो है 30,000 था, आज सेंसेक्स क्या है 85,000 है ना। बीच में कोविड के समय सेंसेक्स 48,000 था कोविड से पहले, और कोविड काल में सेंसेक्स 26,000 आ गया। आज दोबारा उसमें उसी साल दीपावली आई, फिर दोबारा से 48 पे आ गया। बिल्कुल। और आने वाले समय में मैं समझता हूँ, जैसे लोग एनालिसिस बताते हैं और मार्केट की स्थिति देखते हैं कि 1 लाख क्रॉस कर जाएगा। तो यहाँ क्या मिलता है, रिटर्न मिलता है। तो जब SIP इसलिए प्रीफर करता हूँ इन्वेस्टमेंट कराने के लिए कि हर लेवल पर एक SIP का तो पहले मतलब समझे, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। मतलब 1 महीने में हमने एक डेट चूज कर ली, ठीक है, उस डेट पर अपने आप हमारे अकाउंट से पैसा कटेगा और म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। वर्किंग डे होना चाहिए उस दिन, पैसा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। अब मुझे ये नहीं सोचना कि उस दिन मार्केट नीचा है या मार्केट ऊपर है ना। तो पैसा निकला अपना चला, ध्यान देने की जरूरत है, अकाउंट में बैलेंस होना चाहिए। जी। तो मैं एग्जाम्पल अगर देता हूँ, इसको गोल्ड से एग्जाम्पल देता हूँ SIP के लिए। आपने सोचा मैं गोल्ड की SIP करता हूँ जी, कि हर महीने में 50,000 रुपये का गोल्ड लूंगा जी। आज गोल्ड का रेट है 1 लाख रुपये का 10 ग्राम, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, आपने 50,000 का गोल्ड लिया है जी, तो 5 ग्राम गोल्ड आएगा। बिल्कुल, ठीक है। अब अगले महीने जब आपने सेम डेट को जी गोल्ड लेने के लिए फिर वही 50, आपने सोचा डेट पकड़ी 15 तारीख को फिर मैं गोल्ड लेने जा रहा हूँ 50,000 का, और उस दिन गोल्ड का रेट है 1,05,000 रुपये, तो गोल्ड आपका 5 ग्राम से कम आएगा, थोड़ा सा कम आएगा। तो आपने तो 50,000 की खरीदना ना जी जी। थर्ड मंथ गोल्ड का रेट हो गया 1,08,000 रुपये, अब और कम आएगा। अब 4 मंथ देखा, चौथे महीने में गोल्ड का रेट नीचे आ गया जी, एकदम टूटा नीचे आ गया जी जी, 95,000 का आ गया 10 ग्राम जी जी। उस दिन आप जब 50,000 गोल्ड खरीदने जाएंगे तो गोल्ड ज्यादा आएगा जी जी। पहले खरीदा था 5 ग्राम आया तो उससे ज्यादा आएगा जी जी। मालूम बड़ा गोल्ड नीचे आ रहा है जी, अब गोल्ड का रेट आ गया 80,000 रुपये जी। आपने तो 50,000 की लेना है, गोल्ड आपका गोल्ड आपका 7 से 8 ग्राम आएगा जी, ठीक है ना। इस तरीके से क्या हुआ, आपका गोल्ड लेना आपको 50,000 का ही है, जब आप देखेंगे गोल्ड को जी, आपने 5 साल के लगातार खरीदते रहेंगे तो कभी आपने स्टार्ट किया लेना 1 लाख से, नीचे 80,000 तक आया, फिर 1,30,000 के रेट भी गया। मैं एग्जाम कर रहा हूँ जी जी, मतलब उदाहरण देने के लिए, ये नहीं कह रहा कि गोल्ड का रेट आज यही है, बिल्कुल। और फिर नीचे भी आ गया, फिर दोबारा नीचे आया, तो 5 साल बाद देखेंगे गोल्ड का रेट आज की तारीख में 1,40,000 रुपये पर 10 ग्राम है जी। तो इस बीच में जो उतार चढ़ाव आपने किए, जितना गोल्ड इकट्ठा किया आपने जो है, ऐसे म्यूचुअल फंड में क्या मिलते हैं, SIP यूनिट्स मिलती हैं। जैसे यहाँ गोल्ड इकट्ठा के लिए स्टोन, वहाँ यूनिट्स मिलती हैं। तो आज अगर आप बेचने जाएंगे 5 साल बाद तो 1,40,000 के पर 10 ग्राम के हिसाब से जितना गोल्ड आपने अर्न किया है अभी तक जोड़ा, वो सारा बच जाएगा। और जो कि एवरेज आउट करेंगे तो आपकी गोल्ड की कीमत आ रही है 1,02,000 रुपये पर 10 ग्राम जी, तो वहाँ फायदा मिला। ऐसी सेम SIP है जहाँ आपको यूनिट्स मिलती हैं जी, तो SIP इसलिए फायदा है। दूसरा SIP सबसे बड़ी बात क्या है, आपने एक बार SIP डिसाइड कर ली, उसको चलाते रहिए लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म मतलब लॉन्ग टर्म में आजीवन चलाइए, उसका कोई टाइम पीरियड नहीं होता कि 5 साल के बाद बंद हो जाएगी या बंद करनी है, नहीं, आजीवन चलाते रहिए। सबसे बंद, अब क्वेश्चन आता है मैं बंद कब करूं, एनी टाइम, जब आपको पैसे की जरूरत हो, बंद नहीं करनी, जब आपको पैसे की जरूरत हो और जितनी जरूरत हो उतना पैसा पूरी बन गया आपका उतना निकाल लीजिए। ओके। अब इसको एक और चीज देसी मैं एग्जांपल देकर समझाता हूँ। अरे बिल्कुल सर। जैसे आपने देखा होगा बाथरूम हम जाते हैं जी, एक बाल्टी है, उसके ऊपर हमने टैप खोल दिया, बिल्कुल, पानी लगातार भर रहा है, बाल्टी भर रही है, हमने मग लिया, नहा लिया, फिर पानी लगातार टपक ही रहा है, बिल्कुल, है ना। इसी तरह के SIP पानी की तरह वो टपकती रही बाल्टी में, आपकी जितना नीड है मग लिए डालते रहे, फिर भी टपक ही रही है। जिस तरीके मतलब ये कहना SIP है बेहतर, इसलिए सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट। एक सर हमेशा क्लेम रिजेक्ट का एक रीजन और आता है, रिजेक्शन पे मैं बात कर लेता हूँ फिर दोबारा। कभी कभी क्या होता है, जैसे मुझे बुखार आया, अब मैं चला गया हॉस्पिटल, तो वहाँ पे क्या है कि पहले तो बुखार आया तो हॉस्पिटल नहीं गया, नॉर्मली मेडिकल वगैरह से मैंने कुछ टैबलेट वगैरह ले ली, पैरासिटामोल, तो वो खा ली, फिर 1-2 दिन ऐसे ही किया, और मैंने गया OPD में किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया, और फिर मैं 4-5 दिन हो गए ऐसे, फिर मुझे लगा ज़्यादा वीकनेस ही हो रही है, मैं सीधा हॉस्पिटल में गया। हॉस्पिटल में जाता हूँ तो डॉक्टर ऑब्वियस है कि चेकअप वगैरह के लिए बोल देगा, चेकअप हुआ, तुरंत उन्होंने कहा कि भाई आपको एडमिट होने की जरूरत है, आपकी तबीयत खराब है ज़्यादा। तो इस कंडीशन में भी कभी कभी क्लेम रिजेक्ट हो जाते हैं, तो डॉक्टर बोलते हैं कि OPD में आपको दिखाना चाहिए था पहले, तो ऐसा कुछ है या क्या करना चाहिए ऐसे समय, मतलब क्या ध्यान रखने वाली चीज़ है? देखो,
उसमें बात आती है, कोई व्यक्ति अगर बीमार हुआ है तो फर्स्ट एड के रूप में तो अलीगढ़ में आप रहते हैं तो अलीगढ़ ही दिखाएगा, है ना। जी 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 अब सीधा चाहे कि दिल्ली चला जाए, जी है ना। जैसे मैं आप बता दूं, अपने पॉइंट पे आने से पहले एक पॉइंट बताता हूँ। जी जी प्लीज। जब हम हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं जी तो प्रीमियम निकालने के लिए क्या बोलते हैं, टियर बोलते हैं, जी टियर 1 या टियर 2। बिल्कुल टियर शहर 1 के में, अकॉर्डिंग। है ना, टियर 1 मतलब शहर के अकॉर्डिंग होता है ना। टियर 1 टियर 2 शहर के अंदर डिसाइड करते हैं। जी तो टियर 1 जो होता है, जैसे दिल्ली और एनसीआर टियर 1 में आते हैं। जी जी बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी जो है टियर 1 में आते हैं। बिल्कुल अलीगढ़ हमारा टियर 2 में आता है। जी जी तो टियर 1 या 2 है क्या, जी और इसमें प्रीमियम टियर 1 का प्रीमियम सेम व्यक्ति की एज पर सेम सम इंश्योर्ड पर प्रीमियम ज्यादा आता है, ज्यादा आता है बिल्कुल। टियर 2 में कम आता है। जी उसके पीछे रीजन क्या होता है? रीजन ये होता है कि अगर दिल्ली एनसीआर में रहने वाला व्यक्ति अगर बीमार हुआ तो सीधा बड़ा हॉस्पिटल ही जाएगा, बिल्कुल, है ना। तो बड़े हॉस्पिटल में ओपीडी का खर्चा भी 2000 रुपये फीस है देखने की, बिल्कुल, है ना। अब वो एडमिट होने का नंबर आएगा नहीं आएगा वो तो बात अलग, फीस तो 2000 रुपये ना। बिल्कुल। और अगर एडमिट भी हुआ तो सब बड़ा खर्चा भी बड़ा ही होगा, बड़ा खर्चा होगा। और टियर 2 में अगर जाएगा दिखाने, फर्स्ट एड के रूप में भी दिखाने जाएगा तो वो किसी डॉक्टर को दिखाने जाएगा जहाँ उसकी फीस 300 से 500 रुपये ले, शायद ही किसी डॉक्टर 800-1000 रुपये हो। जी जी 300 रुपये 500 रुपये तक में, अप्रोक्स 30-40%, है ना। तो 70% कॉस्टिंग कम होगी। कॉस्टिंग कम हो जाती है। जी। मेडिसिन कॉस्ट वही रहेगी, बात अलग है, पर डॉक्टर का जो ओपीडी का खर्चा ना वो बढ़ जाता है। तो इसलिए टियर 1 और टियर 2 का बेस अंतर होता है। अब आपके पॉइंट पे आता हूँ मुझे। जी। तो अगर कोई व्यक्ति अलीगढ़ वाला है और सीधा दिल्ली एडमिट होने चला गया तो कंपनी कहे कि अलीगढ़ में आपने किसी को नहीं दिखाया, नहीं सीधे दिल्ली आ गए। जी जी भाई फर्स्ट एड के रूप में अलीगढ़ तो दिखा होगा किसी को, उसने रेफर किया होगा, इससे सेटिस्फाइड नहीं होगा तभी तो आओगे यहाँ पे, सीधा दिल्ली आ गए। ऐसे कंडीशन में क्लेम तो रिजेक्ट नहीं होना चाहिए, पर क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि ऐसा क्यों किया, ध्यान रखना चाहिए। तो जाहिर सी बात है कोई बीमार होगा पहले नजदीकी डॉक्टर के पास जाएगा या नजदीकी हॉस्पिटल में जाएगा। एक दिन तो एडमिट रहेगा कम से कम ना। बिल्कुल। उसको लगेगा कि मैं यहाँ पे एक दिन अब जो है इमरजेंसी में आया हूँ और एक दिन बाद भी मुझे रिलैक्स नहीं मिल रहा है, रिलीफ नहीं मिल रहा है, तब सोचेगा मैं, या तो उसी से रेफर कराएगा और रेफर हॉस्पिटल वाला करने को तैयार नहीं अलीगढ़ का, तो कहेगा जी मुझे डिस्चार्ज कर, तो मैं जा रहा हूँ दिल्ली के लिए। ये बात है। अब आपका क्वेश्चन ये है, कोई व्यक्ति को बुखार वगैरह होता रहा, अपना भी दवाई लेता रहा, पहले घरेलू नुस्खे होते हैं, दादी नानी के नुस्खे, वही आजमाता रहा, तुलसी का पानी पी लो, ये कर लो, आजमाता रहा, है ना। तो उसके बाद में क्या किया कि नजदीकी केमिस्ट है, जान पहचान की, उससे मेडिसिन ले ली, फिर हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। तो अब जो वहाँ एडमिट हो रहा है हॉस्पिटल में, तो वहाँ जाकर ये ना बताए जी पहले मैं केमिस्ट से दवाई खा रहा है, ये कुछ ना बताए। बोले चलो आपके पास आ गया, तो क्लेम रिजेक्ट नहीं हुआ। हाँ, क्लेम रिजेक्ट नहीं हुआ, कोई इशू नहीं आएगा। लेकिन कायदे में उनको ओपीडी में पहले दिखाना चाहिए। ओपीडी में दिखाना चाहिए, चीजें हो जाती है। कुछ ही देखो, एक है ना, स्टेप बाय स्टेप। हम गए साहब, हम नजदीकी डॉक्टर को दिखाया था, उसका प्रिस्क्रिप्शन है, उसने दिखाया, उसको फर्क नहीं पड़ा, आपके पास आए तो कहता है सांच को कैसी आँच, जब आप कुछ चीज सही करोगे तो कोई प्रॉब्लम, क्लेम कोई नहीं रिजेक्ट होगा। मेरे ऐसे भी क्लेम हुए हैं मेरे अंतर्गत, मेरे क्लाइंट हो गए जो क्लाइंट की कहीं गलती थी, है ना, पर कंपनी को पॉइंट मिल गया और मैंने उसको गलती को सुधरवाया भी था, और टाइम लगा क्लेम में, रिएम्बर्समेंट लाई से 3 महीने लगे, पर क्लेम हुआ उसका। तो कस्टमर को इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, छोटी छोटी चीजें। सबसे बड़ा ध्यान रखना यह है कि अगर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली, दोबारा से आपको कह रहा हूँ, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली तो एक फाइल बनाए, उसमें लिखे हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, और उसमें पॉलिसी की कॉपी आपकी डिजिटल, आपके कहते हैं ऐप में है, भले ही ऐप में हो, उसमें बावजूद भी उसके एक हार्ड कॉपी प्रिंट करा के आपका अभिकर्ता आपको दे रहा है, बहुत अच्छी बात है। नहीं दे रहा है तो आप अपना स्वयं प्रिंट कराइए, 5-7 रुपये लगेंगे, प्रिंट करा करके उसको फाइल में पंचिंग करिए, उसको हार्ड कॉपी में, है ना, उसमें मार्किंग कर लीजिए कब से कब तक की है ना। पॉलिसी नंबर पहली, उदाहरण के लिए कभी 20-21 में कराई पॉलिसी, सितंबर 20 में कराई थी, और जो सितंबर 21 तक चलनी है तो उसमें हाईलाइट करके पॉलिसी नंबर 1, फिर कराई 21 से 22 2, 22 से 23 3, ऐसे करके लिख दिए, है ना। तो पता लगेगा पॉलिसी हमारी कब कितने साल से चल रही है ना, ये भी ध्यान रहेगा एक बात। दूसरा, इसी तरीके से परिवार में 4 मेंबर हैं जिनको हमने पॉलिसी दे रखी है, ठीक 4 फाइल बना लें। किसी व्यक्ति को परेशानी हुई, चारों मेंबर में से डॉक्टर को दिखाने गए और ओपीडी में दिखाया, डॉक्टर की 500 रुपये अदा किए, उसका बिल, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन, डॉक्टर ने कुछ टेस्टिंग लिखे तो उसके रसीद, टेस्टिंग की पेमेंट की रसीद, प्लस रिपोर्ट्स, प्लस मेडिसिन परचेज की उसके बिल, वो सब लगा के रख लें। अब क्वेश्चन ये आता है जी, लगा इसका क्लेम मिलेगा जी, नहीं मिलेगा क्लेम, तो फिर लगा के रखने का फायदा क्या है। तो इसके मैं बहुत पॉइंट की बात बता रहा हूँ दीपक जी, इसके 2 फालतू चीजें समझ के, इसके 2 फायदे होंगे। प्लीज बताइए। हाँ, ये बहुत पॉइंट है जो कि मतलब शायद ही कोई अभिकर्ता बताए, नहीं बताता है, राइट, नहीं बताया, कस्टमर भी इसी से फिर स्ट्रगल करता है, और यही एक मेन पॉइंट ध्यान रखने वाली बात है। 2 फायदा क्या है? पहला फायदा कि
हम सही हो गए 8 दिन बाद, बहुत अच्छी बात है ना। जी। अब मालूम पड़ा 20 दिन बाद या 1 महीने बाद दोबारा से प्रॉब्लम हो गई, ओके। सेम प्रॉब्लम दोबारा हो गई, तो सेम डॉक्टर के पास जाएंगे। बिल्कुल जाएंगे। उसने फिर दोबारा से हमें ट्रीट किया, कुछ टेस्ट कराई, और 4 दिन बाद हम सही नहीं हो पाए, जी। रिलैक्स नहीं मिला 4-6 दिन में, फिर हम क्या करेंगे, डॉक्टर बदल देंगे, सेकंड डॉक्टर को दिखाएंगे। बिल्कुल। उससे भी रिलैक्स नहीं हो रहा है तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ छोड़ो अलीगढ़, अब दिल्ली चलते हैं, एनसीआर में जाओ, एनसीआर में चलते हैं, बड़े हॉस्पिटल में। तो बड़े हॉस्पिटल में दिखाने जा रहे हैं तो उन्होंने अपने तरीके से टेस्ट किए, बिल्कुल, और उन्होंने टेस्ट में पाया कि आपकी प्रॉब्लम ये है, आपको एडमिट होना पड़ेगा तभी आपका ट्रीटमेंट होगा। डायग्नोस करके हॉस्पिटलाइजेशन के लिए डायग्नोस करके उन्होंने कहा जी हॉस्पिटलाइजेशन होना पड़ेगा। जी। तो उस कंडीशन में जिस दिन हम हॉस्पिटल एडमिट हुए हैं, उससे पिछले 60 दिन के अंदर हमने कोई भी एक्सपेंसेस किए उसी से रिलेटेड, बीमारी से रिलेटेड, तो वो भी रिएम्बर्सेबल होते हैं। यानी हेल्थ इंश्योरेंस के अंतर्गत हॉस्पिटल में एडमिट होने के तो खर्चे मिलते ही हैं सारे, और एडमिट होने से पूर्व 60 दिन पुराने, और एडमिट होने के बाद 180 डेज 180 दिन तक के खर्चे भी मिलते हैं। तो डॉक्टर कहता है ना 15 दिन बाद आपको दिखाने आना है, जी जी, वो पैसा फिर वो वैसे फिर 15 दिन बाद फिर दोबारा दिखाने आना है, तो अगले 6 महीने तक यानी 180 दिन तक मिलने वाले खर्चे मिलते हैं। तो मैंने आपको बताया ना, फाइल बनाने से फायदा क्या है, फायदा यह है कि आपके पास जो पर्चे रखे हुए हैं उनको भी आप क्लेम करा सकते हैं। एक बात, पहला पॉइंट फायदा। दूसरा पॉइंट के हो सकता है हम ठीक ही हो गए और 1 से 1.5 साल बाद फिर दोबारा प्रॉब्लम हुई, हम डॉक्टर को खुद ही बोलेंगे और एडमिट होना पड़ जाता है 1.5 साल बाद उसी प्रॉब्लम को लेकर के। तो हम बोलेंगे डॉक्टर साहब 1-1.5 साल पहले और प्रॉब्लम हुई थी इस चीज की, जी। तब कंपनी क्लेम के समय, जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ, तो पूछेगा कि पहले वाला प्रीवियस डॉक्यूमेंट, ओके, तो प्रीवियस डॉक्यूमेंट तुरंत फाइल निकालोगे, उसमें से निकाल के दे दोगे, आपके लिए बहुत ही। जितना फाइलिंग, जितना पेपर आपका स्ट्रांग होगा, क्लेम बिल्कुल छबाट से जाएगा, क्लेम में प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लेम में कभी प्रॉब्लम नहीं होती, प्रॉब्लम तब आती है जब हम डॉक्यूमेंट प्रॉपर प्रोवाइड नहीं कराते। अच्छा, ये सर थोड़ा सा ये लेजीनेस भी है इंडियन पब्लिक की, कि वो चीज़ें औरों पे डाल देते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको, क्योंकि आपको क्लेम लेना है, तो ये थोड़ी सी चीजें आपने मैं तो समझा के चलता हूँ, आप जान करके आपको बड़ा ताज्जुब होगा जी। मैं कई बार क्लाइंटों के पास जाता हूँ, भाई अपना पैन कार्ड दे दो जी, तो दुकानदार भाई हो तो अपने नौकर से पूछते हैं अबे पैन कार्ड कहाँ ले गया, उस दिन फोटो कॉपी कराने लगा, तो पैन कार्ड कहाँ है मेरा। बिल्कुल। अब बताओ भाई, पैन कार्ड तुमने ड्रॉज में से निकाल के दिया फोटो कॉपी कराने के लिए, तो तुम्हें मांगना चाहिए वापस, वो तुमने ड्रॉज में रखना चाहिए। बिल्कुल। अब पैन कार्ड लेके गए तो कहाँ गया, तो पैन कार्ड में छोड़ आया, नौकर है उसने दिया, काम दे दिया, वापस दे दिया। सही बात। तो ये लोगों की पेपर, अगर जिस व्यक्ति का पेपर प्रॉपर है, मतलब फाइलिंग अगर प्रॉपर है, स्ट्रॉन्ग है, तो उससे कभी टेंशन नहीं होती। तो ये एक आप सजेशन देना चाहते हैं कि फाइलिंग हेल्थ इंश्योरेंस में तो भाई मैंडेटरी है। हाँ, मैं एक और सजेशन देना चाहूंगा जो कि हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड है। जी जी, प्लीज बताइए। ना लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड है, ना ही म्यूचुअल फंड से रिलेटेड है ना जी। पर एक जनरल मतलब 2 सजेशन दूंगा जो आपके सभी के काम आएंगे। एक तो क्या, एक पर्सनल अपनी डायरी बनाए, ठीक है ना, नोटबुक जी, डेट वाली ना हो तो भी चलेगा, नोटबुक, उसमें आप लिखें कि ये हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी मैंने कराई हुई है ना, और इतने का सम इंश्योर्ड है, क्या क्या कवर्ड है, वो सब कुछ लिखना अपनी भाषा में। जी जी। तो एजेंट ने जो बता दिया आपको, आपने सुन लिया ना, जब सुनने के बाद उसको नोट करिए अपनी भाषा में, अपनी पेपर पर नोट करिए, जी, डायरी में नोट करिए, प्लस एक अभिकर्ता का नाम और पता भी डालिए, फोन नंबर भी डालिए, है ना, कभी जरूरत पड़े तो कॉन्टेक्ट किया जाए। जैसे मैंने बताया म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है ना, तो म्यूचुअल फंड में आपका मतलब 8 तरह के म्यूचुअल फंड ले रखे हैं, तो हर पेज पे एक म्यूचुअल फंड का नाम डालिए, ये 5-4 महीने की SIP इस म्यूचुअल फंड में कर रखा है, उसको नोट कर लीजिए। तो ये क्या आपको ज्ञात रहेगा कि आपका इन्वेस्टमेंट कहाँ है, टर्म इंश्योरेंस किससे ली हुई है, लाइफ इंश्योरेंस चल रही है, कौन कौन सी चल रही है ना, ये सब आपको ज्ञात रहेगा। जब आपका म्यूचुअल फंड मैच हो रही है, FD करा रखी है, पोस्ट ऑफिस में कोई स्कीम दे रखी है, तो हर पेज पे लगे डायरी में सब कुछ आपका मेंशन है ना। अब मान के चलिए आपका म्यूचुअल फंड है, आपने डाला 5-4 महीने की SIP, 5 साल चली, आपने 60 महीने 3 लाख रुपए जमा हुए, बदले में जो भी एक्सपायर्ड अमाउंट है निकाल लिया, तो वो स्पेस पे पर्टिकुलर लिखा हुआ उसको क्रॉस कर दीजिए, मैंने ये अपना म्यूचुअल फंड बना लिया, पैसा इस अकाउंट में ट्रांसफर, जरूरत थी इसलिए बनाया, ट्रांसफर हो गया। ये भी लिख लीजिए कि आपकी एड्रेस जब जरूरत थी, अब कभी आप देखोगे कब निकाला, ये पैसा निकाला क्यों था मैंने, ये पता लगेगा इस जरूरत के लिए निकाला था, ये है ना। बिल्कुल ऐसे ही हेल्थ इंश्योरेंस पे मतलब हर चीज का एक इन्वेस्टमेंट का भी एक डिटेल लिखिए डायरी में। सही बात है सर, वरना भूल जाते हैं, 5-6 साल बाद चीजें देख रहे हैं। जैसे क्या लोगों ने लाइफ इंश्योरेंस करा ली है ना, ये टर्म इंश्योरेंस करा ली, अब उन्होंने ये मेरा रिस्कवर कितने का है इसमें, ये कितने तक चलेगा, कब तक प्रीमियम देनी है, तो भाई अपनी भाषा में भी लिख लीजिए ना, उस पेज पे लिख लीजिए कि मेरा हेल्थ इंश्योरेंस। LIC में तो सर आपको तो खैर पता ही होगा, अनक्लेम अमाउंट बहुत सारा पड़ा है, LIC में बहुत अनक्लेम अमाउंट है। ऐसे बैंक में चले जाइए सर, FD हो रखी है, उनको पता नहीं लोगों को, आप जब वहाँ लिखेंगे, आप
जी। कि बैंक मैंने एफडी कराई हुई है, आज कराई है, 440 दिन की एफडी कराई हुई है, तब मैच्योरिटी डेट ये है ना, इसमें नॉमिनी ये है, सब चीज लिख दीजिए। जी। कल आपके साथ कुछ मिसहैपनिंग हो जाता है, आपकी फैमिली का मेंबर कोई डायरी पढ़ेगा जी। तो पता लग जाएगा कि एफडी भी हो रही है, उसमें नॉमिनी हमारा ये है, क्लेम कर सकते हैं। बिल्कुल। तो एक तो मेरा सजेशन ये है कि नोटबुक जरूर रखिए बना करके। और फैमिली मेंबर को भी बता दो भाई ये फैमिली मेंबर को नोटबुक बनाओ, है, ऐसी नहीं चीज़। बता पा रहे फैमिली मेंबर को, उनसे अगर जी। मतलब बच्चे हैं उनसे कुछ छुपा करना चाहते हो, बच्चों को नहीं दिखाना चाहते जी। मेरा इन्वेस्टमेंट क्या है, जी, तो एक आपकी पर्सनल ड्रॉर होगी, पर्सनल डायरी हो, अलमीरा हो सकती है, पर्सनल कोई भी अलमीरा हो, वहाँ जी, रखिए जी, आप, वहाँ पे आप लॉक आपकी करके वाइफ को बताए। जी जी। आपकी बात कम से कम वाइफ तक खोल के देख लीजिए, खोलना तो बिल्कुल। सभी कुछ है, तो देख तो नहीं की ये बात। बिल्कुल। दूसरा मैं जो अपनाता हूँ वो कहता हूँ, जी। आप मार्केट जाते हो, तमाम तरह के प्रोडक्ट लाते हो, और बिल्कुल। प्रोडक्ट के साथ गारंटी लिखी होती है, इसकी 2 साल की गारंटी, इसकी मतलब वारंटी 2 साल की वारंटी, 3 साल की वारंटी, 6 महीने की वारंटी है। बिल्कुल। तो आप वो बिल जलाते हो, कहीं बिल संभाल के रखते हैं, नहीं रखते लोग। उन्हें पता खरा मिक्सी लेके आए, उसकी वारंटी थी 5 साल की है, जी। अब मिक्सी तो लाए 1.5 साल बाद खराब हो गई, अब वो उसको लेके जाएंगे, मिक्सी खराब हो गई, भैया वो बिल लेके आ जाओ, वारंटी कार्ड कहाँ है। तो मैं जो करता हूँ वही अपनाता हूँ कि एक फाइल बनाइए, जैसे मैंने की हुआ है, उसमें लिखा ऊपर गारंटी पेपर फाइल, और फाइल को पंच किया, उसमें पेपर आया, बिल आया, अब बिल के साथ गारंटी पेपर भी है साथ में, तो उसको दोनों को लिया, पंच किया, उसमें लगा दिया। परंतु उससे पहले मैं करता क्या हूँ, एक अपने शब्दों में इसमें पीछे लिखता हूँ कि ये प्रोडक्ट आज दिनांक दिन बुधवार को इस व्यक्ति से खरीदा, और इसमें वारंटी 5 साल की है, मोटर की वारंटी 5 साल की है, और जो बाकी वो पार्ट्स है उसकी वारंटी 3 साल की है। तो ये पार्ट्स की वारंटी आज से इतने तारीख तक वहां तक चलेगी, और मोटर की वारंटी इतने साल से इतने साल तक चलेगी, और वो लगा दिए फाइल में जो है। दूसरा जो वारंटी सब जहाँ लगा उसको भी हाईलाइट कर दीजिए। अब आपको कोई चीज आप खरीदी है जो माना वैसे गारंटी वारंटी हो सकती है, तो आपने क्या करना है, अपनी वाली फाइल निकालनी है जिसमें लिखा है वारंटी पेपर फाइल, गारंटी पेपर फाइल, उसको निकाला, माना बिल निकाला, देखा, और देखिए ठीक है अभी गारंटी मैंने लेके चले जाओ। कितना इजी हो गया, बहुत इजी कर दिया। जो फाइलिंग आपका पेपर फाइलिंग अगर स्ट्रॉन्ग है तो आपका टेंशन बिल्कुल फ्री है। मैंने आप चीख रहे हैं बाइक पे, बच्चों पे, कहाँ है, कहाँ है, तुम संभाल कर नहीं रख सकते। कभी भी क्या कहते हैं, हमने बाइक को दे दिए जाकर के, अरे ये लेके आए, इसको संभाल के रख दियो। अब आपको जानते हो महिलाओं की, तो महिलाओं का थोड़ा सा नेचर होता है, संभाल के रखा है, पर उन्होंने ये नहीं ध्यान रखा कहाँ रखा, दिमाग से निकल। आप अपने घर में जाइए और अपनी पत्नी से कीजिए भाई कि तेरे पैसे देखो, आपने देखा नोटबंदी जब हुई थी 5 तो जाके नोटबंद हुए थे, तो घर की महिलाओं को पैसे निकले थे, बोले कुछ उसमें रखे थे, कुछ इसमें रखे थे, कुछ भी रखे थे, उन्होंने संभाल के रखे हुए। ऐसे पेपर रख देती है, बात कहीं रखे, ध्यान रख देंगे, बाद में भूल गई। तो ये ड्यूटी हमारी बनती है ना, हाँ, डॉक्यूमेंटेशन फाइलिंग करके रखें, है ना। ऐसी जैसे आपने मकान खरीदा, प्रॉपर्टी खरीदी, रजिस्ट्री की पेपर संभाल के रखते हैं ना, कहीं लगा के रखते हैं कि रजिस्ट्री की पेपर, और ऐसी जगह रखेंगे तिजोरी में रखेंगे। ऐसे ही ये गारंटी पेपर भी आपके एसेट्स है एक तरीके। सही बात है सर, पैसा तो जाएगा, हाँ, पैसा चला गया ना, तो उसको इजीली आप सही करा सकते हैं, है ना। अन्यथा क्या कहेगा कंपनी वाला, भाई साहब बिल ले आओ, कर देंगे। तो ये मैं आपके बीच में आपको बात को काटने में, लाइफ हमने अस्त व्यस्त कर रखी है, व्यस्त नहीं कर रखी प्रॉपर तरीके से, वो ऐसे ही चल रही है, और उसी में फिर हम पेन अपना लेना स्टार्ट कर जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं, कभी कोई सिचुएशन हैंडल नहीं कर पाते। एक क्वेश्चन सर मेरा ये है, जैसे कि आपका कस्टमर ओरिएंटेड काम है, अभी जैसे हम फ्रस्ट्रेशन पे बात कर रहे थे कि कभी डॉक्यूमेंट दे दिया, फ्रस्ट्रेट होने लगे, तो ये आप कैसे करते? कभी कस्टमर भी कुछ बोल देता होगा, या फिर कभी डील नहीं हो पा रही वो, तो कभी ऐसा फ्रस्ट्रेशन भी आता होगा, तो उसको आप कैसे अपनी लाइफ को बैलेंस कैसे करते हैं? देखिए दीपक जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है आपने जी। मैं अक्सर मैं अपनी वाइफ के साथ जाता हूँ मार्केट में, कपड़े खरीदने आते हैं, साथ ही जाते हैं दोनों जी, है ना। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, लोग MBA करते हैं, है ना। हाँ, मैं कहता हूँ MBA वाले जब MBA करता है तो 3 महीने का एक पीरियड आता है कि उसको कहीं ना कहीं वो भेजते हैं, क्या बोलते हैं, इंटर्नशिप के लिए भेजते हैं जी जी। तो मैं कहना चाहूँगा कि बच्चे को ना जी, बंदे को 3 महीने के लिए किसी एंट्रेंस में किसी कंपनी में ना भेजें, सिर्फ 2 लोगों के पास भेज दें। कौन से सर? एक है राज मजदूर, राज जो मिस्त्री होता है, मकान बनाता है, और एक साड़ी की सुर में साड़ी दिखाने वाला। ये बिना पढ़े लिखे व्यक्ति, पेशेंस नहीं, इनके अंदर MBA मतलब इनका दिमाग कितना होता है, जो दिमाग को पढ़ते हैं आपके, बिना पढ़े लिखे व्यक्ति। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि साड़ी दिखाने वाला व्यक्ति होता है जी, अब आपके पास जाएंगे, महिला बहन जी आइए, दीदी आइए, बताइए क्या दिखाऊं जी, क्या दिखाऊं आपको। बोला आप बता भैया आजकल कौन कौन सी चल रही है, कि बताइए आप सिल्क में चल रही है, शिफॉन में चल रही है, लेडीज को नहीं पता शिफॉन क्या है, सिल्क क्या है, या नायरा दिखाऊं या ये दिखाऊं आपको जो है, मतलब। तो उन्होंने बोले दिखाना चाहिए, किस रेंज क्या है, दिखा दो 1500-2000 की रेंज। तो मैंने कहा सबसे पहले आपके सामने वो डालेगा साड़ी जी 900 वाली, देखिए दीदी हाँ, और दिखाओ, फिर दूसरी डाली उसमें 1500 वाली, ठीक है, ये देखिए 2-3 डाली,
फिर डाली 2000 वाली, जी कोई पसंद आ रही, हाँ ठीक है और दिखाओ, हाँ और दिखाओ थोड़ी सी, फिर उसने डाली सीधी 3000 वाली। ये वाली, अब 2000 से 3000 वाली डाली है तो वो तो डेफिनेटली पसंद आएगी आएगी। बिल्कुल आएगी, बिल्कुल आएगी। उसके बाद देखिए अब 3000 की रेंज की डालता रहा, कैसी लग रही है, हाँ अच्छी लग रही है, तो किसी ने पूछा भैया इसकी रेंज क्या है, ज्यादा नहीं है जी 3200 रुपये रेंज है जी बस। जी जी अरे भैया ये तो ज्यादा हो जाएगी, थोड़ी ज्यादा कम में दिखाओ, कोई बात नहीं कम में दिखा देते हैं, ला बेटा और निकाल के ला उसमें से जी वो फिर दोबारा दिखाई उसने मुझे, हाँ फिर लेके आया 18 से 2200 की रेंज की है, फिर एक बार डाली 4000 की रेंज की, हाँ हाँ ये बढ़िया लग रही है, खूबसूरत है। अब लगा के देखिए आपको और कैसी बढ़िया लगेगी, देखा था, देखिए लगा के सब कुछ, बोले रेंज क्या है 4400 रुपये, जी तो उसने माइंड पढ़ा माइंड आपका। माइंड से बड़ा, तो सोच के आए थे 1800-1500 की, तो देने का नंबर आया तो 3200 की लेके जा रहे हो आप, सही बात है ठीक है ना। ऐसे ही जब राजमिस्त्री होता है जी तो वो कहता है, आपने देखा कि शाम को 4 बजे मसाला खत्म होने वाला है, हाँ तो धीरे धीरे क्या क्या अभी मैं जरा शुरू कर आऊँ, हाँ उनके इशारे होते राज से, मजदूर से क्या किया, उसके इशारे हो गए, हाँ भाई अपनी भाषा में, बोला अभी आ रहा हूँ शुरू कर आऊँ, 15 से 20 मिनट वो शुरू कर आएगा, 15 मिनट आएगा जी ताकि मसाला दोबारा ना पलाने। हाँ 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 फिर जब हुआ जितना बीड़ी पी लिया, क्योंकि राज अपने हाथ से एक ना देगी उठाएगा ना कुछ करे, जब मजदूर नहीं और जी क्या करूँ, बिल्कुल बिल्कुल तो वो जरा से मसाले को ही खपाने की कोशिश कर, धीरे 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 तोड़ेगा ईंट का, अरे पूरी ईंट क्यों बर्बाद कर रहा है बाबूजी की, आप ढूंढ ला, आप ढूंढ रहा है, तो वो मैनेज करे, कैसे कर रहा है मैनेज, जी टाइम देख रहा है जल्दी वो, और उसके बाद बच गया मसाला तो क्या करेगा, जल्दी जल्दी खपाएगा, ये कैसे करूँ, अरे जल्दी ला, वो खुद को भी पीछा हुआ तो भी नहीं जाएगा, सही बात है ना। तो ये दोनों के बाद अगर भेज दीजिए ना इंटर्नशिप करने के लिए, जी बंदा समझ जाएगा कैसे मार्केटिंग की जाएगी। अब आपका क्वेश्चन पेशेंस उसका पेशेंस भी डेवलप हो जाएगा। अब आपका क्वेश्चन पेशेंस, जी तो जैसे मैंने साड़ी वाला एक साड़ी दिखाता है, अब जरूरी नहीं आप लेके भी आओ, है ना? कितनी सारी साड़ी दिखा देता है, तो कहीं ना कहीं पेशेंस डेवलप होता है। ऐसे हम लोग मार्केटिंग वाले व्यक्ति हैं, अगर हम दिन में 10 लोगों से मिल रहे हैं, जी जी एवरेज महीने में 100 लोगों से मिले, मैं नहीं कह रहा बहुत ज्यादा, जी 100 लोगों से मिले, जी जी उस नए लोगों से 100 है ना, पुराने काम को तो रिन्यूअल करना होता है, बिल्कुल 100 नए लोगों से मिले, और 100 के 100 लोगों ने अगर हमसे काम ले लिया, हमसे काम करा लिया, तो भाई हमसे बड़ा था रईस नहीं है, राजा कौन है। सही बात है। तो कहते हैं जिसने LIC बेच ली जी उससे बड़ा कोई व्यक्ति पेशेंस वाला हो नहीं, मार्केटिंग वाला हो नहीं सकता। हम गंजे को कंगा बेचते हैं, है ना, कही सही, बिल्कुल सही बात, गंजे को कंगा बेचते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो पेशेंस ये, कई बार आपने पूछा वहां निकले पार्टी कहाँ से निकला, उससे 10 तरह के क्वेश्चन पूछे, आधा घंटा दिमाग फोड़ी करी और लिया नहीं समझा, अब आपको बताऊंगा सब, अब आप मौका दो थोड़ा, 5-7 दिन बाद बताऊंगा, है ना। तो मालूम है 5-7 दिन बताएगा तो हमारे अंदर पेशेंस, 5-7 दिन फिर फोन करेंगे, भाई साहब क्या हुआ जी, क्या हुआ बताया, अभी बताओ, मैंने सोचा नहीं बताऊंगा, अभी 10 दिन का समय दो, अभी घर में शादी है फिर बताऊंगा, यानी कि वो लेने का इच्छुक नहीं मिल रहा है ना, टाल रहा है, ये मतलब एक सेंस है, आपको समझना चाहिए टाल रहा है जी जी। और जो व्यक्ति लेने का इच्छुक हो, भले भैया थोड़ा फंड आने वाला है, फिर मैं बताता हूँ आपको, है ना। तो मैं कहता हूँ भाई साहब लेने के इच्छुक हो तो बताओ। मैं एक बात और बताना चाहूंगा, मेरे साथ हुआ है जी, सामने वाले मेरे को 2 बार बुलाया और मैंने समझाया कि लोग भी कहते हैं यार तुम्हारे अंदर पेशेंस है, मेरे घर परिवार वाले कहते हैं कितना पेशेंस रखते हो तुम, अच्छी बात करते हो। उसने 2 बार बुलाया मुझे जी, और 2 बार बुलाया, 2 बार गया, उसके बाद फिर तीसरी बार फिर बुलाया उसने, समझा, और 3 बार समझने के बाद भी उसने कहा सर मैं बताऊंगा, 2 बार पहले भी कह चुका था, तो मैंने कोई बात नहीं साहब, और 2 बार बुलाइए, जब आपका मन करे तब बुलाइए, है ना, समझ लीजिए। और फिर भी एक बात कह रहा था, जब तीसरी बार गया तो ये कह के आया था सर जी, आपके पॉइंट अगर ना खत्म हुए तो और बार बार पूछ लेना, नोट कर लेना, मैं फोन पे भी बता दूंगा, और इतना कह सकता हूँ अगर मेरे पॉइंट से क्लियर हो गए हों तो कोई आपके जानने वाले पहचानने वाले और भी कोई पूछे यार मैं लेने का इच्छुक हूँ, तो इतनी तो उम्मीद कर ही सकता हूँ कि आप मेरे को सजेस्ट कर, है ना, बिल्कुल इतना तो उम्मीद कर ही सकता हूँ। और ये हुआ मेरे साथ जी, मतलब एक नहीं बहुत सारे उदाहरण हुए, तो जब मैं एक भी उदाहरण बता रहा हूँ, जब 2 बार तीसरी बार जब गया तो उनको बोल के आया, उससे पूछ करके आया, तो मालूम पड़ा उन्होंने पॉलिसी नहीं ली, पर 5 से 7 दिन बाद उनका फोन आया, तो मैं सोचा चलो आज लॉटरी लग गई, सामने से फोन आ रहा है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो उन्होंने कहा नहीं मेरे बहनोई साहब हैं, इनका नंबर दे रहा हूँ आपको, उनसे बात कर लीजिए, ये प्लान लेने के इच्छुक हैं, है ना। तो मैंने बता दिया है आपके बारे में वैसे, तो मैंने पूछा आपका क्या हुआ, मैं अपना बताऊंगा वीर को से, इनसे मिल लीजिए। और मैं जब उनकी बहनोई से मिला जी जा करके, तो उन्होंने फर्स्ट कॉल में ही मेरी कॉल मैच्योर कर दी। वो कहीं ना कहीं हमारा पेशेंस जो था वो उन्होंने कहीं ना कहीं, अब उन्होंने अपने साले साहब को कहा भाई तूने नहीं लिया यार, ये तो बहुत बढ़िया प्लान, तूने क्यों नहीं, लूंगा जी लूंगा। बाद में साले साहब आए लंबे समय के बाद,
तो पेशेंस कहने वाली बात है, बहुत बार ऐसा होता है कि बाहर निकलते हैं कुछ आता, पर नहीं, हमारा वही है ना पेशा, जैसे एयर होस्टेस का होता है ना जी, नमस्ते नमस्ते। तो एक टैगलाइन भी तो बीमा आगरे की विषय, बीमा आगरे की बस्ती। सही बात है, इसमें आग्रह ही कर सकते हैं हम लोग बीमा और आगरे कुछ की नहीं कर बस्ती। सकते। और कहीं ना कहीं कस्टमर भी बहुत सारे ऐसी होती हैं जो आपको रेफरेंसेस के माध्यम से फिर वो भाई समझते हमारा भी हैं। पेशा ही है ना। अब आप ठेले वाले के पास जो रोड पे खड़ा हुआ है रेडी वाला, वो अगर मान के चलिए अमरूद लेके खड़ा हुआ है और आपके पास रुकते काफी लोग हैं, अमरूद कैसे दे रहा है भाई कि 50 रुपये लाभ है, चल पीछे तो 40 रुपये किलो मिल रहा है, पीछे हमेशा पीछे बोलेगा ना, पीछे 40 रुपये, बिल्कुल। तो पीछे कहाँ मिल रहे हैं 40 रुपये, फिर आगे चला जाएगा। तो कितने लोग पूछते हैं और कितने लेते हैं, तो उसका काम ही यही है ना। तो मैं तो सोचता हूँ मेरा लगाया क्या है, मेरी लागत तो नहीं, दुकान लेके तो नहीं बैठा ना, मेरा लागत में क्या है, मेरा पेशेंस, ये मेरी लागत है। आपकी बात से एक मुझे कहानी याद आई, आप कहें तो बताता हूँ। जैसे अपनी मुर्गी होती है, तो ऊपर वाले का आप करिश्मा देखिए, मुर्गी अगर करती है पूरे दिन ऐसे टुक 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 करती रहती है, उसका स्टमक इतना सा है, अगर उसको हर टुक टुक में जब भी वो चोंच मारती है वो खाना मिल जाए तो उसका स्टमक ही फट जाएगा, 1 घंटे के अंदर फट जाएगा। तो ऊपर वाले ने उसको मतलब इतना, उसकी हैबिट तो है टुक टुक की, लेकिन उसको दे रखा है कि वो ऑटोमेटिक चीजें उतनी मिल जाएंगी, टेंशन नहीं है। तो हमारा जो काम वो टुक टुक करना है, बाद भाई का हमें जो चीजें मिलनी है वो हमें ऑटोमेटिक मिल जाएगी। तो ये वाकई मतलब ऊपर वाले की भी एक प्रकृति है। कई बार क्या भी ऐसा भी होता है कि हमने कॉल किसी को समझा के आए है ना, जी जी, और लेके कोई और चला गया, है ना, बहुत बार होता है। जी जी। तो इसके लिए भी मैं आपको एक बहुत बढ़िया एक एग्जांपल दूंगा। मेरी आदत, क्योंकि मार्केटिंग वाले एग्जांपल ही ज्यादा देते हैं। जी बिल्कुल और मैं एग्जांपल मेरे अपने आप पे मशहूर हूँ कि कौन भी उदाहरण ज्यादा देते हैं। मेरा एक क्वेश्चन था इससे पहले सर आपको, जैसे कि ये अब क्वेश्चन आप वही आंसर दे रहे हैं वैसे, मैं ये पूछने वाला था आपसे कि इस लाइन में वो आना चाहिए और बाकी में सीरियसली आना चाहिए, एज ए प्रोफेशनल आना चाहिए, तो उसके लिए आपका क्या सजेशन होगा? तो आपके जो भी आंसर आ रहे हैं वो ही उसको लिए सजेशन आ रहे हैं। नहीं देखिए, इस लाइन में आना चाहिए, अगर कोई व्यक्ति सोचे कि मैं 40 साल की उम्र में आना चाहूँ तो मैं उसको सजेस्ट नहीं करूंगा, है ना। अगर अनमैरिड व्यक्ति है वो आना चाहता है ना, तो वो आ जाए इस लाइन में। अगर कोई मैरिड है, बाल बच्चेदार व्यक्ति है, तो यहाँ पर आकर एकदम की इनकम के जरिए नहीं बनेंगे, 10 साल लग जाएंगे, है ना, आपको बनाने के लिए लोग, मतलब आप अपनी पूरी लाइन बनाने के लिए इनकम के साथ में 10 साल, जैसे मेरे को बताया ना, मेरे को 30 साल हो गए इस लाइन में, है ना। तो आज मेरी गुडविल बनी हुई है शहर के अंदर, लोग मुझे जॉन विया के नाम से ही जानते हैं, अमिताभ बच्चन पहले ही बता नहीं जानते, जॉन विया के नाम से जानते हैं। तो कहने का मतलब अनमैरिड व्यक्ति है, ठीक है, अभी तो 2-4 साल स्ट्रगल कर लेगा, धीरे धीरे इनकम बढ़ेगी, है ना। और नया 5-6 साल में वो थोड़ी देर स्टेबल होना स्टार्ट, नया व्यक्ति कोई आए तो फिर मैं नहीं समझता उसको ये सोचे कि 1 साल बाद में 50,000 महीने की इनकम पहुंचाऊं, वो नहीं, वो पॉसिबल नहीं लगता। तो दूसरा, वो पहले से कोई काम कर रहा है तो उसी में अपना कंटिन्यू, हाँ, आप पहले से काम कर रहा है, फिर वो पार्ट टाइमर हो जाएगा। जब पार्ट टाइमर हो जाएगा तो पूरी नॉलेज नहीं हो, तो पूरी नॉलेज नहीं हो तो क्लाइंट को, कई बार ऐसा क्लाइंट मिल गया, उसको उसने क्वेश्चन पूछा, अभी रुका मैं मैनेजर से बात कराता हूँ, बोले तेरे को पूरी नॉलेज ही नहीं है, मेरे साथ नेगेटिव इम्पैक्ट आता है उसका। बिल्कुल, तो ये वही बात है। जी जी, आप सर कुछ बताना चाहते हैं? मैं बता रहा था कई बार ऐसा होता है, मैं भाग में बहुत बिलीव करता हूँ, भाग्य पर, ओके, है ना। तो नसीब से ज्यादा कभी किसी को नहीं मिलता है, बिल्कुल, है ना। तो जैसे अभी मिस वर्ल्ड का चुनाव हुआ, 120 देशों की सुंदरियों ने भाग लिया, जीती तो एक ही थी जी, और इसी को याद रखा जाएगा, बिल्कुल। बाकी जो रनर अप है, फर्स्ट रनर अप सेकंड, उनको भी याद नहीं, उनको भी नहीं याद रखा है, बिल्कुल। तो भैया उनमें भी कोई कमी तो नहीं थी ना, तो जीती तो एक थी, नसीब तो किसी का जाता, बिल्कुल। तो मैं नसीब पे बहुत बड़ा विश्वास करता हूँ, है ना। अगर आपका नसीब होगा तो आपको सब कराएगा, है ना। जब कोई अच्छा काम किया तो मैंने किया, गलत काम हुआ तो नसीब ने कराया, ऐसा थोड़ी है, ऐसे नहीं। जब गलत काम नसीब कराता है, सही काम भी नसीब ही कराता है ना, बिल्कुल। कई बार क्या होता है, सुबह सुबह कॉल आ जाती है, भैया कैसे, राधे राधे, क्या हाल चल रहा, अच्छा एक काम हुआ, आ जाना, 10 लाख रुपये लगाने म्यूचुअल फंड में, तो मैंने तो उसको कॉल अप्रोच भी नहीं किया, उसका अपना आप ही बोला गया। और विश्वास किसको करना है? भगवान पर। नहीं, लोग कहते भगवान क्या है, हम है, जब परेशान होता है तब भगवान याद आते हैं। तो कहते हैं दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे ना कोई, जो दुख में सुमरन करे सुख काहे को। सही बात है। तो भैया सही बात है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भाई भगवान में विश्वास करो। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ जी। कोई व्यक्ति अपने घर से निकला जी कि मुझे रेलवे स्टेशन जाना है जी, और थोड़ी दूर जाकर के उन्हें रिक्शे वाले से पूछा, भैया चलेगा रेलवे स्टेशन? क्या? हाँ जी चलेगा। कितने पैसे चलेगा? 50 रुपये। अबे सही बता, 50 रुपये बता रहा है, ज़्यादा बता रहा है। बोले बाबू जी 50 सही बताए जी, सही बता। बोले 40 दे देना। 30 लेगा? उसने मना कर दिया, नहीं जी, ठीक है। ऐसे ही होता है, ऐसे होता है, बिल्कुल ऐसे। अब हमारी कोशिश क्या होती है, एक मात वहां से 20 कदम दूरी पे एक और व्यक्ति खड़ा हुआ है, हमने उससे जाकर पूछा, हाँ भाई चलेगा रेलवे स्टेशन? फिर उससे पूछे, बोले चला। कितने लेगा जी? 60 रुपये। बोले तू और ज्यादा बता रहा है। उसने तो 50 बोले, तू 60 बता रहा है जी।
बिल्कुल ऐसे ही तो होता बोला बाबूजी 50 दे देना। अभी तो 50 तो मैंने उसको भी ना दिए, है। हाँ, तो चलो बाबूजी बैठो 40 दे देना। हाँ। ना 40 दूंगा तो उसको दे दो 40, सही बात 30 लेगा नहीं, उसने ही मना कर दिया। जी अब और 20 कदम आगे चले, जी। हमारे माइंड में कॉल पक गई 40 रुपए की, पक गई। बिल्कुल और आगे चले, एक बंदा और मिला, उससे पूछा रेलवे स्टेशन चलेगा। अब आप समझे गंतव्य स्थान में जहाँ पहले वाले व्यक्ति हमने रिक्शा पकड़ा था उससे 20 कदम आगे चले, दूसरे से मिले, फिर तीसरे से मिले, 20 कदम और आगे बिल्कुल, चले। बिल्कुल। फिर हमने उससे पूछा चलेगा रेलवे स्टेशन चलेगा, कितने पैसे चलेगा वो जी? बोलो 50 रुपये। अबे यार सभी लोग चला कर रखिए, 50 मांग रहे हैं। बोला वो जी 40 दे देना। हाँ, तो हम माइंड मेकअप कर चुके थे 40 ही मांग रहे हैं, तो हमने क्या किया, रैंडम फिगर 40 बना ली थी। 40 मान लिए। चल भाई चल, चल 40 भाई, ही चले चल। चल। तो मुझे बताओ जो पहले वाले ने जो कही थी बात वो ये क्या- वो क्या है, बना उसमें था? क्या कमी थी? उसमें सही मैंने बात है। 40 ही मांगे थे, बिल्कुल बिल्कुल, उसके नसीब में क्या कमी थी? इसको मैं नसीब बोलता नसीब हूँ। ही कहेंगे। सही बात है, तीसरे वाले ने कुछ किया ही नहीं था, यही नहीं था। सही बात, और लेकिन नसीब में 40 था। कदम और आगे और चले आए थे हम, बिल्कुल, है ना? फिर भी, पर मैं आपको बता दूं, जी मैं क्योंकि जानता हूं कि नसीब सबसे बड़ा जी चीज है, जी। गलत नहीं करना चाहिए। मेरे पकाए हुए कोई ले जाता है तो मुझे दुख होता है, बिल्कुल होता है। ऐसा मैं नहीं करता। मैंने किया है ऐसा, जी मैं वापसी उस 40 कदम पीछे गया, उसी रिक्शे वाले से कहा ये 40 ही देने तो तुझे दूंगा, सही बात, तेरे को क्यों दूं? 40 ही सही बोल बात। तूने पकड़ाई। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो ये अगर हम अजमा लेने चीज को, तो मैंने देखा है नसीब बहुत बड़ा चाहिए, और सामने वाले सोचना चाहिए। इतने तो उसने ही मांगे थे, इतने तो और उसके उसी ने साथ मैंने डिस्कस भी किया था बहुत ज्यादा। बिल्कुल। और ये मेरे साथ वाकया हुआ। ओके। मैं लौट के जब उसके पास पहुंचा, हाँ और उसको मैंने बोला आप देख पीछे से लौट गया, वो भी देख रहा था। मैं हाँ। 40 रुपये तुझे दूंगा, हाँ मैं 30 रुपये कह रहा था, तुझे 40 दूंगा, तो लौट के भी आ रहा हूँ, क्योंकि हाँ। सबने 40 मांगे, भाई तेरा नसीब क्यों खोटा करूँ? तेरा नसीब, बिल्कुल। और जब मैं, उसने मुझे गंतव्य स्थान पर छोड़ा, हम्म, तो उस व्यक्ति ने मुझे गंतव्य स्थान में छोड़ा भैया, जी तो वो भी मेरे से ज्यादा महान व्यक्ति था। जी मैंने उसको हाथ जोड़ के नमन किया। जी। जब मैंने उसको 50 का नोट दिया तो उसने मुझे 20 में वापस किए। अरे वाह, बोला भाई साहब आपने बाबूजी आप 30 की कह रहा 30 ही दे दो। 30 ही दे अरे यार तू तो मुझसे ज्यादा महान निकला। सही बात आप है। मेरे पास लौट के आए हो, सही और बात ये है। मेरे साथ सच हो गया, जी जी। उसका मुरीद हो गया। उसका और दिल आप कितना बड़ा सोचो, था। जी ये मेरी सोच थी। भले बाजार में मथुरा का केस है, जी। मैंने जैसे उतरा, मैंने नीचे उतर पहले, तो भाई वो क्या बात नीचे उतर, हाँ। मैंने उसको गले लगाया, यार आज तूने मेरे को अपना मुरीद बना दिया। बहुत बड़ी बात है। मैंने उसको गले लगाया, मैंने भाई आज मतलब मेरी आत्मा विभोर हो गई। मैंने आज तो यार तूने मेरे को भी ईमान बना, इतना बड़ा अपना दिल भी हो ईमान सकता है, मतलब अनबिलीवेबल वाली बात है कि आप सोच सकते क्योंकि हो उसने सोचा वो लौट के आया बहुत, इसलिए जी जी। 40 बड़ा दिन। सज्जन आदमी हाँ, होगा। तो बाकी मतलब कोई कोई दिलदार बड़ा होता है, और बाकी नसीब में 30 ही थे तो 30 ही आए। मैंने क्या बताया, ईश्वर में विश्वास करता हूँ। जी नसीब सबसे बड़ी चीज है, नसीब के बिना बिल्कुल। कुछ भी नहीं मिलता है ना। एक पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरने वाला व्यक्ति कौन थे? धीरूभाई धीरूभाई अंबानी, है ना। वो धीरूभाई अंबानी, उनके बच्चे आज एक टिकट कंडक्टर रजनीकांत हीरो बन गया। भगवान तो उसके बाद से टिकट कंडक्टर बने नहीं कोई। हॉबीज बने हैं। टिकट कंडक्टर आज भी है पेट्रोल पंप पे। आज कोई धीरूभाई अंबानी बन गया, नहीं बने, कोई रजनीकांत बन गया, नहीं बने, कोई रेडियो पे बोलने वाला अमिताभ बच्चन बन गया, नहीं नहीं बना ना। तो नसीब थी। हमारे मोदी जी को ही ले लो आप, मोदी जी को ले लो, चाय बेचा, अकॉर्डिंग जो वो तो चाय बचपन में थे। बचपन एक में थे। अक्षय कुमार को ले लीजिए, अक्षय जो कुमार किसी होटल में वेटरगिरी काम किया करते थे, शेफ थे शायद, तो आज वो तो बने हुए हैं। वो खुद भी कहते हैं भाई मेरे से सुंदर लोग, बिल्कुल मेरे वो से तो अच्छे बोलते लोग ही हैं। नाचते हैं, वो आज तक कुछ नहीं बन पाए, बिल्कुल, क्योंकि मैं तो उनकी आगे मेरी काबिलियत ही नहीं है कुछ भी। तो वाकई। नसीब बहुत बड़ी चीज रहती है। वो और बिल्कुल। अगर सबको नसीब ही मेरे हाथ में लिखना हो, नसीब जो है, जी तो मैं तो सबसे ऊपर सिंहासन में ही बैठूंगा, बिल्कुल। ऐसा नहीं हो सकता। तो विश्वास एक बहुत बड़ी चीज है कि नसीब और ईश्वर में विश्वास जी, जरूर रखो। इसमें एक क्वेश्चन और नसीब से याद आ रहा है मुझे, इसमें क्या नसीब में किस चीज का रोल होता है? कर्म का रोल होता है, या फिर कुछ होते ही नहीं है, मतलब सब ऐसे ही लिख दिया? देखिए कर्म कई बार क्या होता है, कर्म प्रधान है ना। कर्म हमारे करने से नहीं, तो कर्म कराता है ना। जी अब मैं आपको बोल दूं कि कई बार ऐसा देखा, और सच्चाई बता रहा हूँ, बहुत से लोगों की मौत जब आती है ना, तो खींच के ले जाती है ना? बिल्कुल ले जाती है। रात को 11 बजे उसकी मौत होनी है, और या तो कोई एक व्यक्ति हो कहता है कि रात को 11 बजे सामने वाले व्यक्ति की मौत होनी है, बता दे। अब ये दिखाए कर्म प्रधान कैसे होता है। उसको पता ही नहीं मेरी मौत होनी है, घर पे बैठा हुआ है, अचानक उसके रात को 11 बजे अचानक उसके किसी का फोन आएगा घर से, है ना, तो भाई एक काम कर, परेशानी होगी, जरा जल्दी आ जा। तो वो अपने घर पे बैठा टीवी देख रहा था, घर से निकला है, और मौत उसकी एक्सीडेंट से होनी है। वो दूसरे घर जब तक पहुंचे नहीं, बीच में एक्सीडेंट से मौत होगी उसकी, है ना। तो मौत लेने अपने आप थोड़ी गया था मुझे। सही बात है। कर्म प्रधान है तो मौत है ना। आपके अकॉर्डिंग हमारे, वैसे आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और ये तो प्रूफ इसी प्रकार जो है ना, इसी प्रकार जो है, जब हमारा अच्छा समय आता है ना, तो वो हमने मेहनत की हुई है, हमने मेहनत नहीं की हुई है। जैसे आप सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं, तो सीढ़ी पे तो आप ही चढ़ रहे हो, गिर भी रहे तो आप ही की गलती से गिर रहे हो ना। तो वो गिरा तो मैं अपनी गलती से गिरा, ऐसी तरह चढ़ा तो अपनी गलती से। और चढ़ाने वाली कौन थी? आपकी सांस है, आपके अंदर ताकत जो आपको ऊपर चढ़ा। बहुत से लोग आज तक ऊपर नहीं चढ़ पाते, नहीं चढ़ पाते ना, खुल गई सांस, भूल गए, नहीं चढ़ पाते। तो जब वो चढ़ते हैं तो कौन का होता है? अंदर कुछ ना कुछ तुम्हारी आत्मा ऊपर चला रही है,
और जरा सी गलती हुई तो वो नीचे भी गिरा रही कि उसे माला में तेरा समय आ चुका है। सही बात है। तो हर व्यक्ति ऊपर क्यों ना चले, हर व्यक्ति क्यों नहीं जाए। हमारा जो धार्मिक ग्रंथ है रामायण, वो तो पहले लिखा गया था, तो मतलब राम जी तो जस्ट प्ले ही कर रहे थे, तो नसीब तो उनका सारा जो भी जैसे होना है वो तो पहले लिख दिया गया। मैं इसलिए विश्वास करता हूँ ऊपर वाले पे जी। तो वो सीधे दो लाइन कहूंगा, जैसे लोग कहते हैं शेर और शायरी कहते हैं, कविता कहते हैं, शेर शायर ने कहा मुझे गाने गाने का शौक है तो गाने की प्लीज प्लीज। कि कुछ लोग हैं जूतों को रोते, कुछ लोगों के पाँव नहीं होते, मेरा हाल इतना खराब नहीं, ऊपर वाले तेरा जवाब नहीं, कब दे क्या दे हिसाब नहीं। मुझे बहुत कुछ दिया, मैं धन हूँ। और आप मुझसे पूछना दुनिया का सबसे बड़ा धनी व्यक्ति कौन है, आप बता सकते हो धनी व्यक्ति कौन है ऊपर का? मैं ही हूँ। मैं हूँ। सही बात है। मेरे पास क्या नहीं है, मेरे पास मैं हूँ। मेरे पास बहुत कुछ है क्योंकि मैं देख सकता हूँ, है ना। कितने लोग हैं कितने लोगों को देखने से मैं हूँ, मैं चल पा रहा हूँ, अपने पैरों पर चल पा रहा हूँ, है ना। बिल्कुल है, मैं खा पा रहा हूँ, मैं पहन पा रहा हूँ, मुझसे बढ़िया रईस होना। पर पैसे हम लोग रईसी किससे आंकते हैं, हम लोग क्या वो रईसी क्या रहती है, हम क्वेश्चन से भी किससे आंकते हैं, पैसे से नहीं। आज बहुत सारे लोग पैसे वाले ऐसे हैं जिनको रात को नींद नहीं आती है, सुकून की नींद नहीं आती है, शुगर भी उनको भी है, हाइपरटेंशन भी है, तमाम बीमारियां भी हैं, है ना, नींद नहीं आ रही, पैसा काम भी नहीं आ रहा, उनकी बीमारी सही नहीं करा पा रहे। जैसे कोविड में काम नहीं आया, बिल्कुल। तो इसलिए आज की तारीख खुशनसीब वो है जो मतलब टेंशन फ्री है, संतुष्टि। जैसे मैं अपने प्रोफेशन में हूँ, मिल गया काम बढ़िया, गलत नहीं करना चाहिए। सामने वाला गलत करा रहा है, वो कुछ हो रहा है, नहीं गलत नहीं करना है। किसी व्यक्ति की प्रॉब्लम पहले से है, मुझे लग रहा है यार ये व्यक्ति मुझे परेशान करेगा ज़्यादा, तो मैं उसको आगे पॉलिसी देना पसंद नहीं करता। छुपा रहा है, गलत कर रहा है, चलते नहीं। सही बात है, सही बात है। तो यही आपका सुखी जीवन का एक राज है भाई साहब, मेरे बने गलत करना ही नहीं है। हाँ, बस जब भी माइंड आपका टेंशन में हो, संगीत सुनिए, गाना सुनिए, गुनगुनाइए, है ना। आप अपने घर पे जाइए, गाना सुबह सुबह गाना सुनिए जी, भजन सुनिए जी। आप नाचने का शौक रखते हैं, नाचिए। नाचने से क्या होता है जी, बात ये नहीं कि आपकी एक्सरसाइज हो रही है जी, जी। आप आंख बंद करके नाच के देखिए, झूम के देखिए, मजा आएगा। जॉनी भैया की सबसे पसंदीदा जगह घूमने की कौन सी है? आप जब मतलब फ्री रहते हैं तो चलो यार यहाँ चलते हो, ऐसा कुछ है? नहीं, देखो पसंदीदा जगह तो मुझे बहुत जगह, हर जगह जाने पसंद होता है ना। और अक्सर होता है क्या, मैं रिलैक्स में रहता हूँ। जैसे अब वाला ऑफिस बंद गया, शाम को ऑफिस बंद करना टाइम 8 बजे का होता है ना, ऑफिस बंद किया 7:45 8 बजे बंद किया, तो घर पे फोन पूछता हूँ हम वाइफ से, आज क्या बनाया खाने में, अभी तो बताओ क्या बना, कुछ मत बनाओ यार। हम दोनों गए, उड़ लिए स्कूटर पे बैठ गए, कुछ मार्केट कुछ हल्का चाट पकौड़ा खाए अपने आ गए, खुश हो जाएंगे। ऐसे कभी मूड किया घूमने चल रहे हैं तो भाई अक्सर आप साथ आउटिंग चले। वैसे तो घूमने का मुझे अच्छा लगता है कि अपने शहर से बाहर जाना, पहाड़ी इलाके में जाएगा, बिल्कुल वहाँ थोड़ा सा सुकून लगता है भाई। जो नॉर्मल पहाड़ी इलाके वाले हमारी तरफ घूमने आते हैं, बिल्कुल चेंज होना चाहिए। हमें पहाड़ी इलाका अच्छा लगता है, उनको लगता है कि जमीन दिखता है दूर तक, पहाड़ों तो दिखते ही नहीं है, जिग रहते हैं। पर अक्सर मैं बस एक मन में होती है, कभी भी जैसे जाने की अक्सर जहाँ जाता हूँ वो जाता हूँ मैं वृंदावन बांके बिहारी जी के दर्शन करने। बिहारी जी के पास तो दुनिया जाना चाहती है। नहीं सर, मुझे तो अंदर से लगता है बहुत दिन हो गए प्रभु बुला नहीं रहे, मैं उनसे जाके लड़ता हूँ, बहुत दिन बाद बुलाया आपने मुझे। तो ये मेरे बच्चे भी बाहर से आते हैं तो उनकी सोचते पापा वो बाकी बिहारी जी की तो मेरे ख्याल से शायद ऐसा इंडिया के अलावा भारत के अलावा भी बाहर बहुत ज्यादा क्रेज है कि बिहारी जी के पास हर इंसान एक बार दर्शन करना चाहिए। दर्शन करना एक बार, मैं कहता हूँ आप उनसे दिल लगा के, वही गाना एक बांके बिहारी का ना, वृंदावन में एक बार जी ना, जैसे मैं भूल रहा हूँ, बांके बिहारी से एक बार दिल लगा के तो देखिए, दिल लगा के तो देखो। हाँ, वो गाना है, बहुत प्यारा भजन है। वृंदावन में एक बार आके तो देखो, वृंदावन में एक बार आके तो देखो, बांके बिहारी से एक बार दिल लगा के तो देखो। आप उन्हें दिल लगाओ तो दर्शन करना एक अलग बात होती है, दिल लगाना एक अलग बात होती है। बिल्कुल। मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ, एक जनरल पॉइंट है, मतलब बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ आपको। अक्सर लोग, मैं भी जाता हूँ शिव मंदिर में दर्शन करने जाता हूँ, और भी लोग आते हैं जल चढ़ाने के लिए मंदिर। मुझसे पहले भी कुछ लोग आए थे और मुझसे बाद में भी आएंगे, और मेरे सामने भी आए। बिल्कुल। तो अक्सर वो जल चढ़ाते हैं भगवान जी को, है ना, अपना जो भी अपना पूजा अर्चना करते हैं, जल भी चढ़ाते हैं, हे प्रभु हे प्रभु। पर मैंने अक्सर ये देखा है कि मुझसे पहले भी, मैं 11 बजे पहुँचा हूँ, मुझसे पहले भी कम से कम काफ़ी लोग आ गए होंगे। बिल्कुल। भगवान जी का मुकुट नीचे पड़ा हुआ है, आंखों में पड़ा हुआ है, करके जो है ना, किसी ने उनका ये नहीं देखा कि मुकुट नीचे करा हुआ है। भाव से तुमने देखा क्या था भाई? सही बात है, मुकुट नीचे पड़ा हुआ है, तो इसलिए तुमने भगवान जी का नमस्ते नमस्ते। यार भगवान से बात करो, ऑब्वियस है बात करनी। मैं जब जाता हूँ भगवान जी देखता हूँ, सब कुछ देखता हूँ, प्रभु
जी सुकून आपको भी है, मुझे भी दे देना सुकून। सही टेंशन ना आप रखो तो मुझे क्या टेंशन, मुझे भी तो बिल्कुल, सुकून बिल्कुल। दोगे। आप खुद से बातें करो, चल प्रभु हाथ, जैसे कहते हैं ना, कोई आपकी तारीफ है, आप बड़े स्मार्ट लग रहे हो, तो आप प्रभु से भी कभी कह के देखो, प्रभु हाथ बड़े स्मार्ट लग रहे हो, सही बात है ना। तो स्मार्ट जब क्या हम है, मूर्ति पूजा कर रहे हैं तो फिर चीजें हमें देखनी भी चाहिए कि देखो कैसे है वो उनका श्रृंगार, महाराज मेरा मैं देखता हूँ उनका श्रृंगार हट रहा है तो श्रृंगार सही प्रॉपर करता तरीके हूँ, से हमें करना सब कुछ चाहिए। करता हूँ, तो मुझे खुद सुकून लगता है, मैं अब ठीक लग रहे हो। अब ठीक है, अगर सही नहीं लग रहे प्रभु, आज सही नहीं लग रहे, मजा नहीं आ रहा आज तो उनसे कहता हूँ अब ठीक लग रहे हो। अब ठीक लगा। तो ये चीज अक्सर क्या है, लोग ये क्या है पूजा करने, तो जब दिल लगा के देखता हूँ कहीं ना कहीं उसे भाव से सुकून हो रही मिलता है चीजें, है ना। बिल्कुल। जैसे मैं कभी टेंशन में होता हूँ, बहुत सारे कारण होते हैं, टेंशन होता हूँ, तो मैं टेंशन में होता हूँ तो मैं कहता हूँ तो गाने सुनता रहता हूँ, नहीं तो मैं स्कूटर लेकर आया, मंदिर आया, मंदिर से तो बैठा भगवान जी के पास बैठा, तो उनसे बैठ ऐसा लगता है कि मैं उनसे उनसे बातें कर रहा हूँ। आज बड़े खुश तो हो गए, अमिताभ बच्चन की फिल्म का डाला, आज बड़े खुश तो हो गए मुझे परेशान देख मुझे करके, परेशान देख के, बिल्कुल मजा आ रहा होगा तुम्हें, कर लो, वो भी गलत कर रहे हैं, तुम भी गलत कर लो, सही एक दिन मेरा मौका भी आएगा, है तुम्हें अगर नहीं झुकाया तो मेरा नाम नहीं, एक दिन मेरा मौका भी आएगा जब मैं तुमसे पूछूंगा क्यों खुशी। सही बात है। हाँ, एक्चुअली परमपिता परमेश्वर है तो उनसे नहीं बात करेंगे तो किससे करेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ईश्वर को मानते ही नहीं है। मानना सबको पड़ता है ना। आखिरकार तूने मुझे बुला ही लिया अपने दर पे, दीवार फिल्म में किया था अमिताभ बच्चन ने, बिल्कुल बिल्कुल आखिरकार तूने मुझे बुला ही लिया अपने दर पे, तू चाहती थी ना मैं तेरे आऊँ, तो वही चीज़ है, मानते हैं। उनके क्या होता है, युवा अवस्था से सब कुछ कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ नहीं। जी हर हॉस्पिटल में आपने देखा होगा मंदिर होता है, ये बिल्कुल होता है। क्यों होता है मंदिर? सभी कुछ अगर डॉक्टर कर लेते तो मंदिर की जरूरत ही क्या थी, तो भगवान तो लास्ट वही है, सबका बड़ा सबसे बड़ा डॉक्टर तो वही है। सबसे बड़ा वो डॉक्टर तो वही है। बिल्कुल सही बात है। ये तो आई थिंक सर बहुत सारी बातें हमारी हो चुकी हैं। ऐसा कोई क्वेश्चन जो आप मैंने ना पूछा और आप बताना चाहते हो दीपक यार ये मतलब सबके लिए बहुत जरूरी है, ऐसा कुछ रह रहा हो? मैं तो बस यही कहूँगा सबके लिए भैया लाइफ में, क्योंकि फ्यूचर की प्लानिंग जरूरी है ना। और फ्यूचर की कल्पना हम पास्ट के आधार पर ही करते हैं, है ना। अब जरूरी नहीं फ्यूचर हमारा ऐसे ही रहेगा, बिल्कुल, है ना। और कल्पना तो करनी चाहिए, है ना, कल्पना करते हैं। जीवन है तो आस है। हाँ जीवन है तो इसीलिए सेविंग भी करिए, जैसे मैं बता रहा हूँ प्रोडक्ट पे आता हूँ, तो सेविंग भी करिए, SIP के जरिए सेविंग का अच्छा माध्यम है। बिल्कुल। और टर्म इंश्योरेंस पे लीजिए, हेल्थ इंश्योरेंस पे लीजिए, और लाइफ में सब कुछ मतलब भागा दौड़ी करिए, जो भी इनकम करिए, ऐसा ना पूरा दिन इसी में लगे हुए हो कमाने जाना नहीं। वीक में एक दिन अपने लिए भी निकालिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए ही मत निकालिए, फैमिली के साथ निकालिए, है ना। अक्सर लोग बाहर अकेले अकेले घूमने जाते हैं, मैं तो अपने बता रहा हूँ जी, बाहर घूमने जाता हूँ, एक दिन बड़ा कहीं 3 दिन मुझसे गए, 3 दिन अकेले अकेले घूमने जाओ, मुझे एक दिन बाद ही याद आने लगती है, पता नहीं यार पत्नी होती हो सकती है ये, अगर आप पत्नी जीवन साथी होते आप उसके साथ टाइम कितना स्पेंड करो, दोस्तों के साथ कितना करोगे, कितना करो, ऑब्वियस है। और फ्री क्या होता है, लाइफ होती है उस समय के दोस्तों एंजॉय करना, किस तरीके एंजॉय करना। तो लाइफ में कई बार तो माँ की जरूरत भी पड़ती है ना, बेटी की जरूरत भी होती है, भाई की जरूरत, बेटे की जरूरत होती है। तो परिवार के साथ जो एंजॉय करने में मजा आता है वो किसी के साथ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बहुत अच्छी आप अगर दोस्तों के साथ या किसी के साथ जाओगे तो 2-3 दिन 4 दिन लगोगे, तो एक समय ऐसा खुद भी आएगा आपको, आज यहाँ होते ये लोग, हम उनको भी दिखाते हैं, वो देखती माँ तो उनको फिर वीडियो दिखाते हैं, ये देख ले मैं भी बता रहा यार साथ में घूमा। तो घूमना चाहिए लाइफ में, साल में कम से कम एक बार अगर हो जाए, संभव हो जाए, मैं हर एक से नहीं कह रहा, हो जाए संभव, तो जरूर 8 से 10 दिन की ट्रिप पे बाहर जाओ घूमने के लिए। आउट ऑफ इंडिया जा सकते 100 बार से, नहीं तो इंडिया में जा सकते, इंडिया में बहुत सारी जगह। और मैं तो अभी ये देखा है, जैसे मैं भी एक बाकू गया था कि और देशों में एक ही मौसम है, या तो ठंडे तो ठंडे, गर्मी तो गर्मी है। हमारे मौसम में मतलब कितनी सारी वेराइटीज हैं। आप देखो मानसून हमें मिल जाता है, सर्दी हमें मिल जाती है, गर्मी में मिल जाती है, बसंत ऋतु में मिल जाती है। तो इससे अच्छा और हमारे देश में और घूमने के लिए और कहाँ हमें फिर जाना, ये बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। और बाकी और एंजॉय करें लाइफ में, सबसे बड़ी चीज़ है एंजॉय। भैया लास्ट चलते चलते मतलब कोई गाना ऐसा आप सुनाना चाहे ऑडियंस को, जिसमें सारांश हो कि मतलब हाँ लाइफ भी है, काम भी है और जीवन का सार भी है। कुछ पाकर खोना है, कुछ खो कर पाना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है, 2 पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। जॉन भैया एक गाना हो प्लीज। एक गाने की कड़ी है वो सुनाता हूँ। प्यार कोई बोल नहीं, प्यार आवाज नहीं,
एक खामोशी है, सुनती है कहा करती है, ना ये बुझती है ना रुकती है, ना ठहरी है कहीं, नूर की बूंद है सदियों से बहा करती है, सिर्फ एहसास है ये, रूह से महसूस करो, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम ना दो, हमने देखी है इन आँखों की महकती खुशबू, हाथ से छू के इसे रिश्तों का इल्जाम ना दो, सिर्फ एहसास है ये, रूह से महसूस करो, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम ना दो, हमने देखी है। थैंक यू। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, Thank थैंक you, यू जॉनी जतिन। भैया, आपने Thank- इतनी सारी आपको। चीजें ऑडियंस को बताई। मेरे ख्याल से आपने गागर में सागर भर दिया आपने। देखिए समझने की बात है, जी। व्यक्ति का अगर अपना ले इन चीजों को ना, बिल्कुल। तो कभी परेशानी नहीं होगी इनको। बिल्कुल, मतलब बहुत सारे मैंने पॉडकास्ट किए तो वहाँ पे क्या है, हम इंश्योरेंस के बारे में बात कर लेते हैं, जी, लेकिन जी। कस्टमर को जहाँ पे क्लेम लेने की बारी आती है वहाँ पे थोड़ा सा आदमी अवॉइड कर देता है, लेकिन आपने कस्टमर को हित में रखते हुए बताया मैं कि तो किस तरह से चलना चाहिए। बिल्कुल, मैं उन लोगों को अगर यही कहूँगा, मैं अपने अनुभव शेयर किए हुए हैं आपसे। जी। जैसे कि अक्सर लोग जाते हैं भागवत में जाते हैं ना, जी। आपने देखा हो पंडित जी लोग भागवत कहते हैं, उसमें 90% लेडीज होती हैं, 10% जेंट्स होते हैं। बिल्कुल और वो भागवत कम कहते हैं, उनके उनसे रिलेटेड सास बहू की कहानी ज्यादा कहते हैं, बिल्कुल। और बीच में जो भजन गाएंगे झूमने के लिए, बिल्कुल। पर वो भागवत एक्चुअल में भागवत को हम अपना लें तो बहुत सारे हमारे जीवन में चेंज आ जाएंगे, है ना। बिल्कुल। और वहाँ पे जो लेडीजें जाती हैं भागवत सुनती हैं, दोपहर के समय फ्री होती है ना, वही जा पाती ज्यादातर, तो भागवत सुनते हैं और घर आकर के वही पहले की तरह सास होते बहू की बनाई है। हैं। वाह, बिल्कुल। जैसे कि लोग कभी कृष्ण में जाते हैं, जी, जी। है ना, तो वो कहते हैं राम नाम सत्य, राम और सत्य ही मुक्त है ना। जब जाते हैं कृष्ण में कहते हैं यार चला गया, बहुत अच्छा भक्ति, ये नहीं करना चाहिए, गुटखा ज्यादा खाता था और जो है चला गया, कि शराब ज्यादा पीता था, इतनी नहीं पीनी चाहिए। और मेरे बाहर निकल के जब आते हैं ना, मुंह धो करके खिलाओ, ये गुटखा खिलाओ। बिल्कुल, सारी चीजें साफ। तो अगर हम जीवन में अमल कर लें इस चीजों को, इम्प्लीमेंट जरूर। हाँ, इम्प्लीमेंट। इसी तरीके से मैंने अपने अनुभव शेयर किए हैं आपके साथ जो है, और इसमें कुछ भी अगर आप अपने साथ जोड़ पाएँ, अमल कर पाएँ, तो मुझे लगेगा शायद आज मेरा आपसे डिस्कस करना एक सार्थक हुआ। ओके, थैंक यू जॉनी भैया। ओके साहब, थैंक यू राधे गाइस। राधे। राधे राधे, श्री राधे।